जी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, जल्दी से ज़रा इसको देख लें। कहता है जी वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट 864 है ऑन द बेसिस ऑफ सेल प्राइस। अब सेल प्राइस क्या होती है? जिस पर हमने इसको बेचना है, ठीक है। अगर आज बेच दें तो ये इतने का बिकेगा, तो इसको रियलाइजेबल वैल्यू कहते हैं, सेटलमेंट वैल्यू कहते हैं। ये तो हमारा उन 4 में था ही नहीं, लेकिन मिलता जुलता है, फेयर वैल्यू जैसा ही बन जाता है ये भी, ठीक है। तो रियलाइजेबल या सेटलमेंट वैल्यू। मोटर व्हीकल 1235 पे है, बेस्ड ऑन कॉस्ट व्हेन इट वाज परचेज, हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। मोटर व्हीकल की वैल्यू है इतनी, बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सिमिलर मोटर व्हीकल इफ परचेज टुडे, इफ सोल्ड टुडे, ये तो फेयर वैल्यू होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट कह रहा था। और इफ परचेज्ड टुडे, वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ सिमिलर मोटर व्हीकल इफ परचेज टुडे, ये जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होती है। फिर वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल एट विच प्राइस ऑफ मोटर व्हीकल डीलर इज विलिंग टू पे, ये प्योरली। तो ये थोड़ा पुराना सवाल है, अब फ्रेमवर्क के अंदर ये इसकी जिक्र नहीं है इसका। बहरहाल ये रियलाइजेबल वैल्यू जो पहले वाला था, इससे मसला आ सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये मेजरमेंट बेसिस को कभी कभी वो कह देता है ब्रीफली डिस्क्राइब करो, तो इसलिए वो मेजरमेंट बेसिस मैंने आपको आसान अल्फाज में शॉर्ट करके लिखवा दी थी। हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी अगर आपको 2, 4, 5 नंबर का आ जाता है तो जो हमने वो टेबल सा बनाया था उसमें जो लिखा हुआ है वो मोर देन इनफ है। बार कोई कद एग्जाम्पल जहन में आ जाती है उस वक्त तो साथ वो भी लिख सकते हैं आप, वैसे हर्ज नहीं है, उतना भी लिख देंगे तो ठीक है। इस सवाल में कोई मसला आया जी? कहता है एज एन अकाउंटिंग मैनेजर डिस्कस वेदर द अबव आइटम शुड बी रिकॉर्डेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड हो सकते हैं एज पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। ड्यूरिंग द रिव्यू स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन, जूनियर अकाउंटेंट इज असर्टेड whether these items should be reflected in books to accurately represent financial position। कहता है एन एसेट फॉर लॉयल कस्टमर एज दे आर, नहीं यार, आप एसेट नहीं बना सकते इनको, ये कब चले जाएं, आपका इन पे कंट्रोल नहीं है। Asset for plant and related liabilities, since contract for purchase has been signed but plant will be delivered in, नहीं कॉन्ट्रैक्ट की बेस पे नहीं, ठीक है। लेकिन मसला क्या था, डिस्कस भी करना था आपने। लाइबिलिटी फॉर फुल ईयर्स ऑफिस रेंट फॉर द नेक्स्ट ईयर एज द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन साइंड। लाइबिलिटी नहीं बना सकते हम, क्योंकि जब तक कोई पैसे आ नहीं जाते, और फिर पैसे भी आ जाएं तो जितना हमने, आवाज़ कम लग रही, जितना हमने यूज़ कर लिया होगा रेंट, उसी का रिकॉर्ड करेंगे, बाकी फिर कहाँ चला जाएगा, प्रीपेड के अंदर, ठीक है। तो ये थोड़ी सी डिस्कशन इसकी करनी थी आपने, मोटी मोटी बात इसको इस तरह से लिख देना था कि ये क्यों नहीं रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट करते, क्योंकि ये फ़ायदा दे रहे हैं लेकिन इनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। देयरफॉर उसने कहा कि जी एग्जर्ट नहीं कर सकते इनके ऊपर कंट्रोल, ठीक है, इस वजह से इसको आप नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में कहता है एसेट लायबिलिटी को पास्ट इवेंट की वजह से रिकॉर्ड किया जाता है। अब प्लांट तो अभी डिलीवर हुआ नहीं, तो फिर रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया कैसे मीट हो सकता है, इसलिए आपने इसको रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। फ्यूचर रेंट जो है वो रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट नहीं करता, ठीक है, अनटिल रिलेटेड सर्विस इज रिसीव्ड। और लायबिलिटी सिर्फ रिकॉर्ड तब होगी अगर पहले कैश आ जाए, कैश आता तो फिर भी था, या यूज़ कर लेते आप प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ऑफिस रेंट फॉर नेक्स्ट ईयर शुड नॉट बी रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, अगर वो पे कर दिया है आपने तो वो प्री पेमेंट हो सकती है, लेकिन उसने यहाँ पे पूछा क्या हुआ था, इसको लायबिलिटी के तौर पे रिकॉर्ड करें या ना करें। तो इस तरह से थोड़ी सी डिस्कशन करनी पड़ सकती है। अच्छा जी, फ्रेमवर्क के अंदर कोई और बात थ्योरी में पूछ लो, जल्दी पूछो ना, फिर जाएं आगे। अब बोलो, पेज नंबर 547 जी, .2 recording criteria. However, not all items that meet definition of one of those elements are recorded. Not recognizing an item that meets definition of one of the elements makes statement of financial position and statement of financial performance less complete and can exclude useful information from financial. On the other hand, in some circumstances, recording some items that meet definition of one of the element would not provide. वो सिर्फ ये कह रहा है कि सारे आइटम्स जो है जो डेफिनेशन मीट कर रहे हों उनको रिकॉर्ड नहीं भी करते। अगर नहीं करते तो फिर उस वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं वो कंप्लीट तो नहीं ना रहती, कि कोई चीज़ क्राइटेरिया मीट कर रही हो आप उसको रिकॉर्ड ना करो तो
और इसी तरह से कोई क्राइटेरिया मीट नहीं कर रही, रिकॉर्ड ना करना खराब करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। इस तरह से जो मीट कर रही है, मीट नहीं कर रही, उसको रिकॉर्ड करना भी खराब कर देता है। बस ये बात लिखी हुई है। ऑन द अदर हैंड, करना नहीं, वो ये कहता है ऑन द अदर हैंड इन सम सर्कमस्टांसेस रिकॉर्ड कर लिया है आपने सम आइटम्स को, रिकॉर्डिंग सम ऑफ आइटम्स दैट मीट डेफिनेशन ऑफ वन ऑफ एलिमेंट वुड नॉट प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन, कि आपका रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया मीट कर भी रहा था लेकिन उसको रिकॉर्ड करना हो सकता है यूजफुल इन्फॉर्मेशन ना भी दे रहा हो। जनरल बात की हुई है उसने, ठीक है। बस हमने ये करना है कि जो आप इसी को ध्यान में रखें कि जो मीट कर रहा है रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया उसको रिकॉर्ड कर लेना है आपने, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल 1, a highly skilled workforce getting an annual compensation of 12.5। रिक्वायरमेंट क्या है, विच ऑफ द अबव एसेट्स विल बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो स्किल्ड वर्कफोर्स हमसे इतने रुपए एनुअल ले रही है, ये तो हमारा एक्सपेंस होता है, वर्कफोर्स को तो हम एसेट बनाते नहीं हैं, ठीक है। वर्कफोर्स विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटिटी बिकॉज देयर इज नो कंट्रोल एज वर्कर्स कैन क्विट एंटिटी एट एनी टाइम। लेकिन अगर आपने ये पैसे एडवांस में दिए, ये लिखा हुआ है, तो उसकी तो एंट्री आपने सीखी नहीं हुई, एडवांस टू स्टाफ डेबिट कैश क्रेडिट, वो एसिड बनेगा, बट वो एम्प्लॉई तो नहीं आपने रिकॉर्ड किया, बल्कि उसको जो पैसे दिए हुए हैं उसको रिकॉर्ड किया एज एन एसिड, जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में आपको सर्विसेज आनी है, ठीक है। लायबिलिटी क्यों बनाई है, पास्ट इवेंट क्या है, पैसे उसको दे देना, उसके अगेंस्ट में फ्यूचर में सर्विस देनी है। तो आप करते आ रहे हैं बचपन से आज तक की लायबिलिटी रिकॉर्ड, क्या नहीं करते थे? एसेट है, एम्प्लॉय नहीं एसेट, बल्कि एडवांस जिसको दिया वो हमारा एसेट है। वर्कफोर्स को आप एसेट नहीं बना सकते, लेकिन उसको अगर पैसे एडवांस, हाउएवर इन केस एडवांस सैलरी दे दी हैं, तो फिर एंटिटी के प्रेजेंट राइट है फ्यूचर सर्विसेज का, तो उसको आप एसेट बनाएंगे एडवांस टू स्टाफ कह के, ठीक है। अच्छा जी, एनपीओ के अंदर एक एमसीक्यू मुझे लगा था कि उसमें मसला हो सकता है बच्चों को, पता नहीं उन्होंने पूछा नहीं, फिर मसला नहीं होगा जो नहीं पूछा। वो मसला ये था कि अगर आपका कोई एसेट, वो वैसे एनपीओ से रिलेटेड नहीं था स्पेसिफिकली, बंदा कहे कि एमसीक्यू था एनपीओ से ही रिलेटेड, ये वाला, ये फर्नीचर वाला, ये कितने बच्चों ने किया था? बस, इसमें मसला नहीं आया था? आपने किया था बेटा, मसला आया था, पूछा क्यों नहीं? पूछना चाहिए था ना। ये तो मुझे खुद बैठे बैठे ख्याल आया, कल एक एक चीज़ पढ़ते हुए बंदे को जहन से गुजरता है कि यार ये हो सकता है मसला आया हो उनको, तो ये मैंने खुद ढूंढा, आप लोगों ने तो ना बताया, फिर फ़ायदा क्या हुआ? पढ़ें जी, सादा सी बात है, वैसे ही एनपीओ का नहीं, ये IAS 16 का कॉन्सेप्ट है। एन एनपीओ हैड कैपिटल एसेट फर्नीचर एट कैरिंग वैल्यू ऑफ 800 एंड रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन बैलेंस ऑफ 480 इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एट दैट डेट फर्नीचर जो है वो तबाह दे और नाउ उसकी कोई वर्थ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ट्रीटमेंट। अब किताबों के अंदर फर्नीचर जो पड़ा था वो क्रेडिट हो जाएगा, कितने से? 800 से, जो उसकी बुक वैल्यू है, और कोई कैश कुछ नहीं आया तो पीएनएल के अंदर, बल्कि ये क्या है, एनपीओ है, इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर आपने इस लॉस को बुक कर लेना, ठीक है। और वो कहता है इससे रिलेटेड अनअमोर्टाइज्ड बैलेंस भी पड़ा हुआ था, वो कितना है? अब उस 480 का भी और क्या करना है, वो कोई रीपेमेंट थोड़ी हो रही है कि वापस हो जाना है। अब फर्नीचर सारा का सारा चला गया है तो उसको भी क्या कर दो, उठाओ और इनकम में डाल दो, ठीक है। तो फिर डेफर्ड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन, या इसका नाम क्या रखा हुआ था हमने, फर्नीचर फंड कह दें, फर्नीचर लायबिलिटी है, डेफर्ड कंट्रीब्यूशन ज़रा लिख देता हूँ, ठीक है। कितना पड़ा हुआ था, तो इसको यहाँ से उठाओ, और अब यहाँ पे कोई है ऑप्शन, राइट डाउन फर्नीचर बाय 480 अगेंस्ट डेफर्ड। वो कहता है जी एंट्री कर लो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन डेबिट फर्नीचर क्रेडिट, नहीं ये तो सही नहीं। राइट डाउन करो फर्नीचर को 800 से और रिकॉर्ड करो रेवेन्यू 480 का रिलेटेड टू डेफर्ड कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडेड दैट ऑल रिस्ट्रिक्शन हैव बीन, और कोई रिस्ट्रिक्शन थी नहीं, बस ठीक है, अब फर्नीचर ही चला गया, तो ये सही ऑप्शन लग रहा है। राइट डाउन फर्नीचर बाय 800 और ट्रांसफर 480 टू डायरेक्टली टू नेट, नहीं, इनकम में डाल दो। बोथ बी एंड सी आर एक्सेप्टेबल, मेरे ख्याल में सिर्फ बी ही सही है, ठीक है जी। तो ये एक एमसीक्यू था मेरे जहन के अंदर। अच्छा जी,
जो यहाँ पे लिखा वही मतलब है, उसको बेशक काट भी दें क्योंकि अब उसने किताब के अंदर इसको डाला नहीं हुआ, ठीक है। एमसीक्यू बता दो, मैं कटवा दूँ एमसीक्यू नंबर, जल्दी बताएं जल्दी, मैं तब तक ये देख लूँ। एनपीओ में एमसीक्यू, तो करंट नॉन करंट की बात हो गई जी। अच्छा जी, कौन सा एमसीक्यू था? आज का दिन पता लग जाएगा या मैं खुद जाके देखूं? $849 तो मेरा एमसीक्यू कौन सा है, एनपीओ का? मैं क्या इतने कभी केड़ा आ गया जी। एनपीओ, एनपीओ ओके। उसके बाद फाइनल अकाउंट्स मेरी तरफ से तो ओके है। किसी को मसला आया था, कोई कह रहा था, क्या मसला है जी? फाइनल अकाउंट्स में कोई मसला था आपको क्या? हाँ अच्छा जी, वो एमसीक्यू का नंबर बोलो ज़रा जल्दी से। एमसीक्यू 14 के अंदर जी भाई कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अलाउंस लिखा हुआ है, तो भाई ये वो प्रोविजंस होती हैं, जैसे एसिड का दुश्मन एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन, पुराना नाम इसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कह देते होते थे। डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फिर इन्वेंट्री के अगेंस्ट प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग या ऑब्सलीट स्टॉक। कौन सा एमसीक्यू है? 14। तो 14 पे आ जाएं आप, ज़रा इसको पढ़ें। मैं ज़रा चार्जिंग पे लगा दूँ इसको जी। Which of the following statement are correct according to IS1? An entity needs not provide a specific disclosure required by IFRS if information is not material. हाँ सही कह रहा है। Making asset net of valuation allowance is not offsetting, ये भी सही कह रहा है। इसको ऑफसेटिंग नहीं कहते, कहीं आपने सुना है ऐसे? ऑफसेटिंग की मैंने आपको 2-3 मिसालें बताई थी, ठीक है। वैसे तो कहता है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को, इनकम्स और एक्सपेंसेस को ऑफसेट नहीं करना, लेकिन ये एसेट नेट ऑफ वैल्यूएशन मतलब डेटर और उसकी प्रोविजन, ये कोई एसेट और लाइबिलिटी नहीं है, बल्कि प्रोविजन को कहा जाता था ये क्या है, ये है कॉन्ट्रा एसेट, दिस इज नॉट लाइबिलिटी, तो इसलिए इसको ऑफसेटिंग भी नहीं कहते। एसेट और एक्यूमुलेशन ये कोई एसेट लाइबिलिटी नहीं है, नेचर लाइबिलिटी की ही है एक्यूमुलेशन की, पर वो लाइबिलिटी नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में उसको नेट करके ही शो करते हैं। दिस इज नॉट ऑफसेटिंग। इन्वेंट्री और उसकी प्रोविजन, हालांकि ये डेबिट क्रेडिट अलग अलग नेचर हैं, बट प्रोविजन को आप, प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग को आप लाइबिलिटी नहीं कहते, कहोगे जी हमने एसेट और लाइबिलिटी को ऑफसेट कर दिया है, ये ऑफसेटिंग है नहीं, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। अच्छा एमसीक्यू था, पता नहीं मैंने रिवीजन प्लान में इसको डाला या नहीं डाला, आई थिंक मैंने डाला होगा, नहीं तो अभी डाल दूँ ना। ये है जनाब, कौन सा एमसीक्यू है और पढ़ा हुआ है वो, मैंने तो इसीलिए तो मैं वो पढ़ के कर रहा था ना, तो मैंने कहा ये अच्छा एमसीक्यू है, उसको डिस्कस करूंगा, लेकिन तुझे लिफ्ट नहीं कराई, मैं भी नहीं कराई जी। हमने ये बात कर ली है, आप लेट आए, लेक्चर पहले घंटे का आप सुन लीजिएगा, ठीक है। हाँ जो की हुई बात है वो आपको नहीं बताएंगे, वो आप पहला लेक्चर सुन लीजिएगा। हाँ जो आपकी बरकत से हमें पता लगेगा वो हम ज़रूर बताएंगे आपको भी और बाकियों को भी, जैसे ये बात थी। अच्छा जी, अब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में भी ओके वाला लफ्ज़ ज़रा अच्छा लगता है ना, तो इसको भी ज़रा ओके लिख दें, लेकिन 1-2 बातों के बाद। आप अगर बाकी ये ऊपर वाले 2 टॉपिक्स में अब मेरी तरफ से कोई चीज़ पेंडिंग नहीं है, ठीक है। कितने कैश फ्लो, यही है कैश फ्लो। इसके अंदर भी जो जो चीज़ें देखें, कहीं पर ना मैंने, आप रिवीजन प्लान को ज़रा देखते जाएं साथ साथ, कहीं पे मैंने डिटेल में चीज़ें लिखी हैं, जैसे कैश फ्लो मैंने लिखे बुलेट वाइज के, ये बुलेट पढ़ लो इस पेज पे है, ये बुलेट पढ़ लो इस पेज पे है। कहीं पे मैंने यूँ भी लिख दिया है, इस सफ़े से इस सफ़े तक पढ़ो अप टू द एक्सटेंट टॉट इन, जितना पढ़ाया है, जो कटवा दिया वो इस तरह फिर बहुत लंबा हो जाता है ना रिवीजन प्लान, तो जो कटवा दिया, जिसकी जगह टेबल बना दिया, वो क्लास वाले को फॉलो कर लेना है इस तरह से, ठीक है। फिर इसी तरह से इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में बुलेट बता दिए, यहाँ पर IS1 में फिर बुलेट्स बताए, फिर यहाँ पे IS8 के अंदर जो पढ़ाऊँगा, जितना पढ़ा रहा हूँ बस वो इस तरह से, किसी जगह पर कोई चीज़, किसी जगह पर कोई चीज़। कैश फ्लो के अंदर अगर हम आएँ, तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से आपने पढ़ने हैं, चंद बुलेट्स हैं जो आपने लाजमी पढ़ लेने होंगे, ठीक है। अब ये सारे बुलेट्स जो पढ़ने थे, पढ़ा दिए हुए थे, इनमें एक डिस्क्लोजर वाली बात जो है वो पेंडिंग थी।
ये ज़रा पढ़ लें, ओके कर लें, पेंडिंग कार्ड भी देना। फिर मुझे एक बात तो बताओ, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आती हैं जिससे फिर क्या आता है जी, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ना ऑपरेशंस के बाद वाला ए, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आगे चलती है कहानी और फिर आता है जी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाता है आपका बी, ऐसा ही है। फिर उसके बाद फिर आगे चलती है कहानी और कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाता है जी, ठीक है जी। फिर इन तीनों का टोटल आता है। अब मुझे बताओ ये नेट कैश फ्लोज जो होता है इसके अंदर ऐड क्या करते हैं, ओपनिंग कैश एंड और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है जी। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना जी, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहीं बैलेंस शीट में नजर आ रहा होता है इकट्ठा? नहीं, हम तो बल्कि इसकी क्या करते थे, एक वर्किंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की मैं आपको वर्किंग करवाया करता था, क्लोजिंग और ओपनिंग लिखते थे हम इस तरह से, और उसमें फिर बिखरी हुई चीज़ों को इकट्ठा करते थे। बिखरी हुई चीज़ों को हम कहते थे जी कैश पकड़ो, फिर बैंक पकड़ो, अलग अलग होते थे तो फिर भी इकट्ठा कर लेते थे, फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पकड़ो, फिर शॉर्ट टर्म लोन्स, बैंक ओवरड्राफ्ट्स। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जगह जगह पे पड़ी हुई, इनको हम, तो बेसिकली ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो डिस्क्लोजर उस तरह से है नहीं किसी थ्योरी के अंदर आ जाए तो आ जाए, या वो इस तरह का जुमला लिख दे जो मैं अभी पढ़ाने लगा हूँ, तो बेसिकली वो वर्किंग वन नहीं होगी, वो नोट वन बन जाएगा आपका। ये बेसिकली मैंने हमेशा वर्किंग वन रखी थी, साथ ही फॉर्मेट ओपन करता था, ठीक है। अब जरा पढ़ते हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या है IAS 7 की। ये काम हमने किया हुआ है ना, ये काम, अब ये काम बस लिखा हुआ कहाँ पे कैसे है ये मैंने पढ़ाया नहीं था, पेंडिंग कर दिया था। डिस्क्लोजर, एन एंटिटी शैल डिस्क्लोज कंपोनेंट्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट and shall present a reconciliation of amount in statement of cash flows with equivalent items reported in statement of. An entity shall also disclose together with commentary by management the amount of significant cash. एक मिनट, ये बात पूरी हो गई। Entity shall disclose components of cash and cash equivalents, shall disclose components of cash and cash equivalent, ये हमारे components, ठीक है। एंड शेल प्रेजेंट अ रेकंसिलिएशन ऑफ अमाउंट्स, पहले हमने क्या कहा जी, ओपनिंग ऐड होगा, क्लोजिंग आ जाएगा, ये क्या है, इन्होंने कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को डिस्क्लोज किया कैश फ्लो में, कर दिया। अब इसकी रेकंसिलिएशन बनाओ, क्या मतलब भाई, ये फिगर कहीं बैलेंस शीट में तो पड़ी नहीं होती थी, अगर ज्यादा सारे आइटम से मिलकर बना है तो एक रेकंसिलिएशन बनाओ, कैसे बना है जी ये फिगर, एंड अ रेकंसिलिएशन ऑफ अमाउंट इन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज विद इक्विवेलेंट आइटम्स रिपोर्टेड इन। तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में पड़ी है ये फिगर, और बैलेंस शीट के अंदर से उठाई थी हमने ये फिगर्स, तो ये क्या है, दरअसल रेकंसिलिएशन ही है, ठीक है। ये तो हम कर रहे थे। उसके अलावा एडिशनल बात यहां क्या लिखता है, एंटिटी शैल ऑल्सो डिस्क्लोज टुगेदर विद कमेंट्री बाय मैनेजमेंट द अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस हेल्ड बाय एंटिटी दैट आर नॉट अवेलेबल फॉर यूज। क्या मतलब, अगर ऐसा कभी सवाल में आ जाए, जगाना भाई को ऐसा कभी सवाल के अंदर आ जाए कि वो कहे कि जी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतने तो हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे हमने एक ब्रांच यूक्रेन में बनाई हुई थी और इस वक्त वहाँ पे जंग लग गई है और वहाँ पे वो पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकते, अब वो हमारे लिए अवेलेबल हैं नहीं, पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई बात भी हो तो आप वो भी नोट में डाल देंगे। तो एंटिटी शैल ऑल्सो डिस्क्लोज टुगेदर विद अंग्रेजी अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस हेल्ड बाय एंटिटी that are not available for use। आगे एग्जांपल्स नहीं दिए, फॉर एग्जांपल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस हेल्ड एट अ ब्रांच दैट ऑपरेट्स इन अ कंट्री वेयर एक्सचेंज कंट्रोल और अदर लीगल रिस्ट्रिक्शंस आर सच दैट बैलेंस आर नॉट अवेलेबल फॉर जनरल यूज बाय एंटिटी इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये भी आपका काम रहता था जो हो गया, ठीक है। हाँ, आगे इसकी एग्जांपल है, अगर आप देखेंगे तो वही उसने बनाकर दिया हुआ है कि करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज आ रहे हैं, तो प्रिपेयर करो डिस्क्लोजर नोट ऑफ कंपोनेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अलॉन्ग विद रेकंसिलिएशन विद इक्विवेलेंट आइटम्स। तो क्या किया, नेट कैश, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट,
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्लोजिंग, ठीक है। ये सिर्फ डिस्क्लोजर बना हुआ। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे बना है जी, ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट से उठाकर लिखी उन्होंने, ओपनिंग है और ये सारी लिखी और यहाँ पर ये क्या आ गया, क्लोजिंग। तो ये डिस्क्लोजर नोट की थोड़ी सी उन्होंने एग्जाम्पल भी दी हुई थी, ठीक है। तो बेसिकली ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स जो हैं, जो वर्किंग वन में करता था, दरअसल ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लेकिन वो हमसे कैश फ्लो मांगता है, अलॉन्ग विद डिस्क्लोजर्स नहीं मांगता। अगर वो डिस्क्लोजर कह दे तो ये वर्किंग वन को आपने नोट वन कह देना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। वो नोट बन जाएगा, आपका काम पहले ही है। और अगर कोई अंग्रेजी लिखी होती है ऐसी रिस्ट्रिक्शन टाइप की बात, तो वो भी अंग्रेजी में डाल देंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। ये एक छोटी सी चीज़ रहती थी। बाकी इसका कोई सवाल, कोई एमसीक्यू मेरे हिसाब से अब पेंडिंग 970 बैठे होंगे ने दूरबीन ला के, लगे सही है तो, हाँ जी। अच्छा सॉरी। An entity shall report separately major classes of gross cash receipts and cash payments arising from investing and financing activities except in certain circumstances। ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, कहीं पे उसने बताया ही नहीं है। वो क्या कहता है जी, कैश रिसीट और कैश पेमेंट्स, रिसीट्स और पेमेंट्स जो हैं वो आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की अलग रखनी है, तो हम अलग ही रखते हैं, ठीक है। कहता है अनलेस कहीं पर सर्टन सर्कमस्टांसेस में वो उसको नेट कर दे। नेट का मतलब क्या है, देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, एसेट खरीदना। फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, ठीक है। अब इनको अलग रखना बेहतर है, ठीक है, लेकिन इनको नेट कर भी सकते हैं। बहरहाल वो कहता है ग्रॉस अमाउंट्स को अलग रखो अनलेस IAS 7 रिक्वायर कर रहा हो रिपोर्टिंग ऑन नेट बेसिस। अब आगे कहता है परचेज ऑफ एसेट एंड रिसीट ऑफ रिलेटेड ग्रांट कैन कॉज मेजर मूवमेंट इन कैश फ्लोज ऑफ एंटिटी। For this reason and to show gross investment in assets, such movement are often disclosed as separate item in statement of cash flows regardless of whether or not। तो ये जनाब यहाँ पर IAS 7 ने एक बात की जो अभी तक IK अपने टेस्ट नहीं की। अब अगर तो मेरा जो है वो मैं सवाल बनाऊं कैश फ्लो का, तो उसके अंदर मैं IAS 41 की एडजस्टमेंट भी डालूं, 38 की भी डालूं, 40 की भी डालूं एडजस्टमेंट, फिर IAS 16 की तो होती ही है, 23 की भी आ जाए, मैं तो चस करा दूंगा आपको, ठीक है। उसमें मैं ये चीज़ भी डालूंगा कि एक एसेट खरीदा है और IAS 16 की ये एडजस्टमेंट डाल देंगे ना, ज़्यादा नहीं ना उसे परेशान करेंगे, और रिलेटेड ग्रांट भी है। अब ग्रांट को वो रिकॉर्ड करते हैं चाहे अलग से चाहे नेट करते हैं। IAS 7 कहता है नहीं, आप एसेट का खरीदना आउटफ्लो इन्वेस्टिंग में शो करो और ग्रांट का आना फाइनेंसिंग में इनफ्लो शो करो। चाहे वो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इनको ग्रॉस पे कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, नेट पे भी कर रही है तो आपने ग्रॉस ही शो करना है, ठीक है। तो वैसे वो कहता है ग्रॉस को करना है अनलेस के नेट बेसिस पर कहे। अब नेट बेसिस पे किसको कहता है, वो अभी कोई एग्जांपल हमारे सामने है नहीं, ग्रॉस वाली भी एक ही आई हमारे सामने, ठीक है। तो हमने बस अलग अलग रखना है, इवन इनको भी अलग कर देना अगर उसने नेट भी किया हुआ हो तो, ठीक है। हाँ जी, और कुछ ऐसा ही रहता हो जो जी, असल में मैं लिखा नहीं, मैंने यहाँ पे लिखना चाहिए था मुझे, असल में वो लिखते लिखते ना ये कैश फ्लो आखिरी था ना असल में, हाँ नहीं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड था, करंट नॉन करंट रीसेंट एंड सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन भी अभी डिस्कस करना है जी, ठीक है जी। यहाँ तक कोई मसला, आ जाओ फिर रीसेंट अटैम्प्ट के ऊपर। रीसेंट अटैम्प्ट का आखिरी सवाल है कैश फ्लो का जो आपके टेस्ट में दिया गया था। और इस सवाल को करवाना आपका टाइम ज़ाया करने वाली बात है, फिर भी इसको क्विकली पढ़ते हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमें गड़बड़ लग रही हो। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, रिवन सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल्स, एक्रूड डिविडेंड टैक्स, पीपीई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्री, कुछ भी नहीं, ये अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। अलग अलग आए तो आपको मैंने क्या बता दिया था, इनको अलग ही रखना मुनासिब है अब से ऑनवर्ड्स आपके लिए, ठीक है। अच्छा अब सुनो, हमने दो मसले थे इसके अंदर, एक मसला था ये वाला पॉइंट यानी कि इंटरेस्ट का लेजर, और दूसरा शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को हम क्या करते होते हैं इकट्ठा। तो एक यहाँ पे थोड़ा सा मसला भी आ सकता था, आपको हो सकता है आया हो और नहीं भी आ सकता। एनीवेज इंटरेस्ट एक्सपेंस का लेजर अब पढ़ते हैं। बैलेंस शीट में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपको परेशान कर रही हो। एडवांस टैक्स, इसका ट्रीटमेंट भी आपको पता होना चाहिए
कि मैंने कहा था टैक्स का ही लेजर है, उसी में ही इकट्ठा कर दो, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें थोड़ी सी ज़रा मुझे डिफरेंट लगी। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम को हम इकट्ठा कर देते होते हैं, तो ब्रॉड डाउन 2200 जमा 325। इसका सोल्यूशन मैं भेज भी दूंगा आपको अपने फॉर्मेट वाला, ठीक है। ये मैं अभी भेज देता हूँ, मुझे अभी याद नहीं रहा, अभी ब्रेक करता हूँ, मुझे निकलते हुए याद कराना, मैं अभी ग्रुप्स में भिजवा देता हूँ, ठीक है। ओके जी, 25 और क्लोजिंग क्या है जी, 3000 प्लस जी 33। अच्छा, उसके बाद अगला मसला आके आना है जी, ये टैक्स पेएबल क्लोजिंग आ रहा है कितना, ओपनिंग में कोई नहीं आ रहा, नहीं ये तो कोई नहीं आ रहा। आगे बढ़े, पीपी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, अलाउंस, इनको अलग अलग रखना है, कोई मसला। एडवांस टैक्स आ गया जी, तो ओपनिंग जो है वो 35 आ रहा है, क्लोजिंग एडवांस नहीं है। बस इतनी सी बात थी इसमें, तो बाकी फिर उसने आगे बताया होना कहीं ना कहीं टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर कितने है जी, 292। तो एक्सपेंस के लेजर में एक्सपेंस इधर आ गया 200, तो ये तो हो गया ख़त्म, कैश निकल आएगा यहाँ पे, जो भी होगा मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, ठीक है। 250, अच्छा, तो कैश आ गया, ठीक है, कोई मसला। ये भी सिर्फ बताना था एडवांस का मसला, कि एडवांस आ जाए तो पहले भी बताया हुआ है आपको, एक ही लेजर बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, a 10% बोनस इशू वॉज मेड आउट ऑफ शेयर प्रीमियम। अब हमारी जिंदगी आसान क्यों हो गई है, हमने दोनों इकट्ठे कर दिए हैं, लेकिन बोनस की परसेंटेज याद रखना किस पे लगनी है, तो बोनस की एंट्री क्या होती है, रिटेन्ड अर्निंग्स शेयर। हाँ, यहाँ पर अब जिन्होंने इकट्ठा किया था ये उनके लिए बात कर रहा हूँ, जिन्होंने अलग रखा है उनकी तो एंट्री हो जाएगी, शेयर प्रीमियम डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स, शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। लेकिन हमने तो इकट्ठा कर दिया था, अब हमारी एंट्री क्या बनेगी, शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो इस एंट्री को ना करें, कैश फ्लो में एक सहूलत। ये बात समझ आई है। तो देखो, अगर हमने अलग अलग रखा होता शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम, ये बात समझ आई है। वैसे जिंदगी आसान होगी ना इससे तो उल्टा जी। ब्रॉड डाउन 2200 और कैरी डाउन 3000, सिर्फ शेयर कैपिटल। उसके बाद शेयर प्रीमियम ब्रॉड डाउन और कैरी डाउन 3। अब वो कहता है कितने परसेंट बोनस इशू है, तो 10% किसका लगेगा, 2200 का। 2200 का 10%, एंट्री 220, शेयर प्रीमियम डेबिट, ठीक है जी। यहां पे आपने लिख दिया शेयर कैपिटल, यहां पे लिख दिया शेयर। उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट इस सवाल के अंदर शेयर कैपिटल को हिट कर रही है, राइट इशू तो इधर से ही निकलेगा ना। अब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर क्या आई, कैश, जल्दी बताओ जल्दी। 81 नहीं इसका बताना यार, जो सामने लिखा हुआ है जो है 580 और 2, इन दोनों को इकट्ठा करो तो क्या आंसर आता है, जल्दी बोलो हैं। अब मैंने कहा जो एंट्री करनी है कर लो, तब भी ठीक है, फर्क नहीं पड़ना, डेबिट क्रेडिट सेम अकाउंट में, या इसको इग्नोर भी कर दो तो काम चलेगा। ये करने के बाद कैश निकालो तो क्या आता है, कोई एंट्री ना करो, आंसर बताओ इसका, सुभान अल्लाह। तो काम तो फिर भी वही हो रहा है। तो जिन्होंने इकट्ठा भी बनाया था वो इस एंट्री को इग्नोर कर दें, क्योंकि उसने शेयर प्रीमियम में से पैसे निकाले हैं और शेयर कैपिटल में डाले हैं, तो हमारा तो अकाउंट ही इकट्ठा है। तो जिसने करना है कर भी ले, वो 220 इधर डेबिट करेगा और 220 इधर क्रेडिट कर देगा, क्या फर्क पड़ता है। तो जो अलग बना रहे हैं वो एंट्री करें, जो इकट्ठा बना रहे हैं उनकी इससे भी जान छूट गई। हाँ, रिटेन्ड अर्निंग में से निकाला होता फिर मसला था, फिर एंट्री करनी पड़ती लाजमी, ठीक है, सही है। एक ये पॉइंट में मसला हो सकता था। तीसरा और आखिरी मसला, इंटरेस्ट पेएबल ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, एक्रूड इंटरेस्ट ओपनिंग 25 क्लोजिंग 16, ओपनिंग 25 क्लोजिंग। अब ना तो एक्सपेंस गिवन है कहीं पर, ना कैश गिवन है। अब दो क्वेश्चन मार्क्स आ गए। जब ऐसा होता है तो फिर नॉर्मली वो एक्सपेंस निकालने का डेटा देता है जो कि गिवन था। कैसे गिवन था, उसने बोला 12% लॉन्ग टर्म लोन है, हमने कहा जी ठीक है, भाई को जरा जगाना। उसके बाद
उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन का लेजर बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन 12% लॉन्ग टर्म लोन, ओपनिंग कितना है जी? ओपनिंग कितना है? 13, क्लोजिंग कितना है? अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? ड्यूरिंग द ईयर कितना पे हो गया, रीपे कितना हो गया? 600 रीपे हो गया ना, ये इन्वेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। पर मसला क्या है? मसला ये कि साल के शुरू में 1350 था लोन, साल के एंड पे 750 है। क्या अज्यूम करें, सारा साल 1350 आउटस्टैंडिंग रहा, या क्या अज्यूम करें पहले ही दिन 600 पे हो गया और सारा साल 750 रहा? अजम्पशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने बताया था पार्शियल रीपेमेंट ऑफ लोन कब हुई है। इसका मतलब पहले 6 महीने 1350 आउटस्टैंडिंग रहा था, फिर 600 पे होने के बाद आखिरी 6 महीने, ये मसला था इसमें बस। तो 1350 इंटू 12% इंटू 6/12 प्लस 750 बाकी रहा फिर आउटस्टैंडिंग 12 महीने 6 महीने, ठीक है जी। ये टोटल कितना आया? 126 आ गया। तो बैलेंसिंग क्या आ गया फिर? 130। ये सही निकाला है सब? मैं देख ही लेता हूं यार। और ये क्या भूल गया? अच्छा, ये वो दूसरा है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था नहीं, लेकिन ये दोनों ही वही खुले हुए हैं। अच्छा, ये जी कैश लो वही है, ये वर्किंग आपकी यहाँ पे नजर आएगी। तो ये मैं शेयर कर देता हूँ आपके साथ, ये ठीक है। 135 बैलेंसिंग, ठीक है बस, और इसमें कोई मसला था नहीं। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये सवाल करना चाहिए तो बता दें फिर भी मुझे। मूवमेंट ये ऐसे ही, ऐसा राइट इशू बैलेंसिंग निकल आया है। मूवमेंट पीपीई की ऐसी ही बिल्कुल सेम एक सवाल में भी की थी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 150 की खरीदी है, कॉस्ट मॉडल लगा रहे हैं, डेफिनेशन आएगी। इंटरिम कैश डिविडेंड 400 मिलियन का डिक्लेयर हुआ है, इंटरिम कैश डिविडेंड है तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल, फिगर भी निकाल के दी हुई है। ट्रांसफर करता है रीवैल्यूएशन सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग में सिर्फ डिस्पोजल पर, जो बैलेंसिंग निकलेगा वो डिस्पोजल वाला ही होगा बस। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। 18 नंबर जी। नहीं बेटा, पेमेंट तो सवाल ने बताई है कितनी हुई है, ओपनिंग क्लोजिंग के डिफरेंस से पार्शल ही हुई है ना। पूरा 1350 पे नहीं हुआ, बल्कि कुछ पे हुआ है, पार्शली पे हुआ है। हाफ पेमेंट तो नहीं लिखा हुआ, पार्शियल पेमेंट है, कुछ पेमेंट हुई है। कितनी हुई है वो तो लेजर से पता लगा है कि ओपनिंग साल के शुरू में 1350 था, साल के एंड पे 750 है, तो फिर 600 रीपे हो गया, ठीक है। अच्छा जी, लें जी, ये भी डन एंड डस्टेड हो गया। बड़ा कमाल है कि अच्छा, ये किसी ने पिक्चर लेनी हो तो वैसे सोल्यूशन तो आ ही जाएगा इसी तरह का, लेकिन फिर भी वो सोल्यूशन में ये ऑप्शन नहीं होगा, वो सीधा ही बना हुआ है। कोई सवाल? जी, इसीलिए मैंने कहा कि छोड़ दो, वैसे बता भी दिया हाँ फाइनल अकाउंट में, पर वो भी हमने बात कर ली थी। पर मैंने यही कहा है कि छोड़ दो, क्योंकि डेफिनेशन पूरे IS 1 में है नहीं। वैसे ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं एसेट खरीद कर फिर बेचा होगा तो वहाँ से पैसे आने तक का साइकिल, एसेट खरीदने से लेके पैसे आने तक। हमारे जेब से पैसे निकल गए, हमने इन्वेंट्री खरीदी, आगे बेची, पैसे वापस आए, ये अरसा है ऑपरेटिंग साइकिल। लेकिन छोड़ो, बहाने से मत पूछो। IS 1 की डिस्कशन आते साथ हमने की थी MCQs की, बाकी की रिमेनिंग रीडिंग भी की थी अगर कोई थी तो, है ना। अच्छा जी, तो रिवीजन क्लास में ये भी ओके हो गया जी। अब उसके बाद सिंगल एंट्री है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री, फ्रेमवर्क हो गया। अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को ओके नहीं किया अभी तक हमने, अस्तगफिरुल्लाह। फ्रेमवर्क में भी मैं बिल्कुल आपको क्लोज नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ MCQs हैं डिस्कस नहीं हुए, कुछ रीडिंग करते हुए किसी बच्चे को सवाल जहन में आ जाता है, या कोई जैसे सवाल इक्का दुक्का रह गए ट्रू फॉल्स वाले, किसी पॉइंट पे मसला आ जाता है।
मीटिंग में आए, जब अब अगले हफ्ते मीटिंग होगी, अभी मैंने इस हफ्ते मीटिंग नहीं कर सकनी, या जब भी टाइम मिला करूँगा। बहरहाल फिर ऑनवर्ड्स पेपर तक मैं कोशिश करूँगा वीक में एक बार आपको बाकी ऑनलाइन वालों के साथ ही बुला लिया करूँगा। तमीज़ से रहना, बस वो बड़े तमीज़ वाले बच्चे हैं, बता रहा हूँ, ठीक है ना, वरना मैंने चपेड़ें करानी है वहीं पे मीटिंग में ही, मैं करा लूँगा वर्चुअल चपेड़े। तो वो आप लोग आकर उसमें क्वेश्चंस कर लीजिएगा। तो फिलहाल तो मेरी तरफ से ये ओके है, इसमें कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अब सिंगल एंट्री की तरफ आते हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की तरफ। नहीं देना चाहिए था मुझे, गंदा सा सवाल है, टर्म टेस्ट में दे बैठा हूं, अब कराना पड़ रहा है। एनीवेज, IS 7, फिर NPO, इसके अंदर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस थोड़े से थे, वो मैंने, कोई पेज नंबर आगे पीछे हो जाए तो माफ़ कर देना, वैसे मैंने कोशिश तो की थी ना हो, चेक करता गया हूँ, ठीक है। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में भी 2 बुलेट्स सिर्फ करने हैं, वो जो एंड पे 2 बुलेट्स नहीं दरमियान में आए थे, मार्कअप मार्जिन मैंने नहीं डाला इसमें रिवीजन के लिए, शुरू वाली बातें गपशप नहीं डाली, बस ये 2 बुलेट्स, इनके साथ छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे। पास पेपर सिर्फ आपने 1 2 3 4 5 6 करने हैं, क्वेश्चन बैंक सिर्फ 7 8 9 10 11 करने हैं, सुभान अल्लाह, यानी टोटल 10-11 सवाल हैं, कुछ MCQs हैं। 5 घंटे मैक्सिमम इस पे लगें, बस स्पीड करना है, किए हुए सवाल होंगे तो स्पीड करना है, ठीक है ना। उसके बाद हमारी बारी आई है जी IS 1 की, वो मैंने आपको रीडिंग के लिए बता दिए हैं पॉइंट्स, और ये ज़रा ज़्यादा सवाल हैं, इनफैक्ट मैंने 1-2 सवाल ही बस छोड़े हैं, बाकी सभी डाल दिए हैं, सवाल ही इतने से थे क्वेश्चन बैंक के, पर ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो इनमें आप अगर इन सवालों को बिल्कुल अच्छे से करने के काबिल हैं, सवाल याद कोई नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह आपने, ना करना है, ये पूरे रिवीजन प्लान के लिए आपको मेरी मत है, मत समझते हैं, नसीहत है, ठीक है ना, हाँ ये एडवाइस है बेटा, एडवाइस सुन लो फिर बातें कर लेना आपस में, कि आपने रिवीजन करते हुए कोई सवाल उठाया, लेट्स से फाइनल अकाउंट का सवाल नंबर 10 उठाया, उसको आपने बगैर सोल्यूशन देखे, कसम अपने ऊपर डाल लेनी है कि मैंने सोल्यूशन देखना है एक बार पूरा करने से पहले, चलो कसम ना डालना, लेकिन अपने आप से वादा कर, मेरे से वादा कर लो, ताकि कम से कम वादे पे पूछ होनी है, पूरा सवाल करना है 1.8 से मल्टीप्लाई करके, मिनट्स जितने बने उसमें, और फिर चेक करना है सोल्यूशन, जो गलती हो उसको बस स्टार लगा के रख लेना, छोटी मोटी 1-2 गलतियां हो जाती हैं, दोबारा सवाल करने नहीं बैठ जाना, उससे कोई फायदा नहीं होगा, फिर उससे सवाल याद होगा, भाई सवाल याद थोड़ी करना है, थ्योरी का पर्चा है, बस ठीक है। और मॉक से पहले वाली रिवीजन में बस ये काफ़ी है, मॉक के बाद रिवीजन करूंगा, फिर दूसरी बार इंशाल्लाह ये गलती नहीं करूंगा, ये नियत करके दूसरी बार नहीं करना, ठीक है ना, ओके। कोशिश करनी है हो सके तो जब भी टॉपिक शुरू करें उसके सवाल एक सिटिंग में करें, ये अकाउंटिंग है तो उस सवाल के रिलेटेड जितनी एडजस्टमेंट्स हैं वो एक ही दफ़ा सामने आ जाती हैं, तो जो है ना वो कन्फ्यूजन बहुत सारे दूर हो जाते हैं, ठीक है। पर मार्क्स इंटू 1.8 करके सवाल करना है और सोल्यूशन नहीं देखना, और सोल्यूशन जब देखना है तो या तो बिल्कुल ही तबाही फिर गई है, यानी आप देखोगे जी मेरा तो 10% सवाल सही हुआ है, फिर बेशक दोबारा कर लो, लेकिन ऐसा होगा नहीं इंशाल्लाह। आप कोई भी सवाल 70% से कम सही, ज़्यादा सही 70% से कम गलत नहीं होगा, यूं कह लेते हैं, चलें ठीक है, यही सही बनता है। तो आपने बस उसके बाद ज़्यादा गलतियां हों तो फिर दोबारा करने की ज़रूरत है, वरना टाइम ज़ाया नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका फाइनल अकाउंट्स का भी रिवीजन प्लान है। उसके बाद ऊपर IS 8 अभी नहीं आता, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर आपने ये क्वेश्चंस करने, ये रिवीजन प्लान आपके लिए बन रहा है, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आपको एक भाई देखो फोटो कॉपीज होके आ गई हैं, ज़रा पूछो उनसे कहो ना कि दे दें, मैंने आपके लिए वो हैंडआउट में डाल दिया। अब सवाल एक गुलाब जामुन डाल दिया, गुलाब जामुन भला कौन सा सवाल है, ये जो कैप 5 का पिछली बार पर्चे में आया है, ठीक है। अब मैं क्या करूं यार, सवाल है ना, तो ये IS 41 का सवाल है, तो IS 41 पे पहुंचेंगे तो ये भी रिवाइज करते हैं, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पर डाल दिया है टर्म टेस्ट 2 वाला सवाल, जफर वाला। इस सवाल का सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं भी ये क्लास ख़त्म कर लूँ, 1-2 दिन दे दो, इसका सोल्यूशन भी भेज दूंगा। मैंने, ये मेरा कसूर है, ऑनलाइन वालों को भी बता रहा हूँ, आपको भी बता रहा हूँ, टर्म टेस्ट 2 चेक ना होना, मैंने इसका सोल्यूशन बना हुआ, बस मार्किंग स्कीम नहीं कर सका, टाइम नहीं मिला, दे नहीं सका, तो ये मेरे एंड पे पेंडिंग है, मिल जाएगा आपको जैसे मैं फारिग होता हूँ। तो ये सोल्यूशन बना के पहले मैं आपको भेजूंगा चेकर से पहले, क्योंकि ये डिस्कस हो रहा है, ये ताज़ा हो जाएगा, और फिर अगर करना चाहें इसको तो कर लें, ज़रूरत वैसे नहीं है। रिवीजन प्लान में सवाल डाल दिए मैंने, भाई दे दो इनको ये जल्दी से। तो इस सवाल को अगर हम पढ़ें तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है
कैलकुलेट करो अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री स्टोलन और कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013। इस सवाल को ज़रा एक दफ़ा एक नज़र डाल लें। सवाल के नंबर मेरे हिसाब से ज़्यादा थे, इतना काम नहीं था इसमें, पर नंबर देख के भी परेशान हो जाते हैं ना हम। जी यकम जुलाई 12 पर हमें क्या गिवन है जी, ओपनिंग बैलेंस। अच्छा अब ये इसलिए ना सिंगल एंट्री का और कोई सवाल खास था नहीं, हमने तकरीबन सारे ही कर लिए थे या डिस्कस कर लिए थे। चलो इसी बहाने सिंगल एंट्री रिवाइज हो जाएगा, तो मैं इसलिए ये डिस्कस भी कर रहा हूँ। कुछ बच्चों का मसला भी था कि करा दें। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ओपनिंग गिवन है, फिक्स एसेट्स बुक वैल्यू पे हैं, इन्वेंट्री है, कैश है, बैंक है, ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, प्री पेमेंट है, ट्रेड पेबल्स हैं, बैंक लोन है, लॉन्ग टर्म और रेंट पेबल। पता नहीं शोर शराबा क्यों है, बोल क्यों रहे हैं? सिंपल सफ़ा पकड़ना है बस चुप करके। भाईजान इनको दे दिया करो, ये खुद ही बांट लेते हैं, आप गिन गिन के देते रहते हैं, टाइम लग जाता है, वो भी देख रहे होते हैं। 1 2 3 30 जून पर बैलेंस है कैश ऑन हैंड भी और रिसीवेबल्स का भी। फिर परचेज ऑफ द ईयर जो है वो 1270 परचेज की फिगर दे दी पूरे साल की। चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक ड्यूरिंग द ईयर, जफर विथड्रू इतने आउट ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज, और ऑन द नाइट ऑफ 30 नवंबर। अगर हमारा ईयर यकम जुलाई को स्टार्ट हुआ है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5वें महीने के आखिरी दिन एक डाका पड़ा है, चोरी हुई है, नकब लगा के अगलों ने सम इन्वेंट्री वॉज स्टोलन, इन्वेंट्री उठा के ले गए। दुकान का छत पिंडा जो ना छत पाड़ के चोरी कर लेते हैं, तो यहाँ पे शटर काट के, तो क्या हुआ जी, बर्गलरी हुई, चोरी हुई और कुछ इन्वेंट्री जो है वो स्टोलन हो गई। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश हाउ मच इन्वेंट्री वॉज स्टोलन, जफर इन्फॉर्म्ड यू दैट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन उसने सिर्फ इसी से रिलेटेड दे दी। फिर ठीक है जी, चोरी हो गई। अब दिसंबर फिर गुजरा, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में जाके फिर एक और हादसा हो गया कि आपकी कोई इन्वेंट्री डैमेज हो गई, और वो अब ये नॉर्मल वही जो वैसे नॉर्मल नहीं, एंट्री नॉर्मल है, वैसे अब नॉर्मल लॉस हो गया आपको, P&L डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। इंश्योरेंस वालों ने अच्छा कुछ इंश्योरेंस भी है, लेकिन एग्रीड टू पे, पर बैलेंस शीट नहीं बनानी थी, सिर्फ P&L, और वो भी कहाँ तक, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल GP तक। ठीक है, जफर मेक्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑफ द सेल वैल्यू, तो C + P = S क्या है, 100 सेल लेंगे क्योंकि ऑन सेल 25% किसका है, सेल का, तो कितना है जी 25, तो कॉस्ट कितनी है 75। एंड हिज सेल्स अकर इवनली का मतलब फिर हर महीने बराबर बराबर अज्यूम कर सकते हैं आप। ठीक है, अब सवाल बोर्ड पे ही कर लेते हैं जी। तो सबसे पहले ये लेजर्स, अच्छा वैसे ना आपस की बात है, ये सारे लेजर्स को ओपन करने की ज़रूरत कोई नहीं है, लेकिन मैं यूं करता हूं, आपके लिए सारे ओपन कर देता हूं। देखो मुझे फिक्स एसेट का लेजर ओपन करने की ज़रूरत नहीं, मुझे इन्वेंट्री चाहिए, चलो कैश बैंक तो चाहिए होते हैं इसके अंदर, ट्रेड रिसीवेबल चाहिए, मुझे प्री पेमेंट की, ट्रेड पेबल चाहिए, बैंक लोन की, रेंट पेबल की, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, पर चलो एक बार तरतीब के मुताबिक ओपन कर लेते हैं। मकसद कहने का ये है कि ऐसे कोई ज़्यादा अकाउंट्स ओपन भी हो जाएं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, वो क्लोज करने की भी ज़रूरत कोई नहीं है आपको। ठीक है, तो ये कर लेते हैं काम। ठीक है, सारे ओपन करा देता हूँ मैं। मुझे वैसे चाहिए डेटर, क्रेडिटर, इन्वेंट्री, कैश और बैंक। बस इस सवाल की खास बात जो किसी और में कहा वो क्या थी, इसमें इन्वेंट्री और क्रेडिटर के 2 लेजर बनने थे, मजबूरी थी हमारी, हमने कुछ लॉस डिटरमिन करना था 5वें महीने के एंड पे, तो बस वो एक थोड़ा सा फनकारी थी, बट इतनी भी नहीं थी। जो फाइटर्स होते हैं ना, फाइटर्स, वो फाइट कर जाते हैं, हालात से नहीं घबराते। ऐसा कोई सवाल अब पूरी किताब में और नहीं था, मैं क्या चलो छेड़ ही देता हूँ ज़रा, हैं बड़े कॉन्फिडेंट हुए फिर रहे हैं, सिंगल एंट्री आ गया तो ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसे छेड़खानी की थी थोड़ी सी। ठीक है, चलें जी,
अब मेरे सामने सामने कर ली ना मैंने आपसे छेड़खानी, परिचय में पहली बार ऐसा कुछ हो जाए तो वो अच्छा नहीं ना होता। ठीक है, अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। ठीक है जी, इसके अंदर रिक्वायरमेंट है इन्वेंट्री कितनी, तो अमाउंट ऑफ, अब क्या क्या अल्फाज लिखे हैं जरा बोलो, ए बी तो नहीं है ये, अमाउंट ऑफ, अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री स्टोलन। अब ये किसी वर्किंग से इंशाल्लाह निकल आएगी। और जी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब ये किस दिन की मांग रहा है? हाँ, ये उस दिन की नहीं मांग रहा जिस दिन चोरी हुई थी, उस दिन वाली तो उसने बता दी थी। जब सवेरे सवेरे जफर है ना नाम इसका, जब सवेरे सवेरे जफर दुकान पे आया और चोरी हुई थी, तो सबसे पहले उसने क्या किया होगा, चीजें संभाली होंगी, इतने घी के डब्बे बच गए, इतनी चीनी बच गई, इतने चावल बच गए दुकान के ऊपर, है जी। तो क्या है, तो स्टॉक काउंट उसने कर, तो जिस दिन चोरी है उस दिन का स्टॉक तो उसने काउंट करके दिया हुआ है आपको, सवाल में दिया हुआ था ना। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 30 जून 2013। ठीक है, तो ये दो फिगर्स मुझे अब कहीं ना कहीं से ढूंढनी। साथ ही साथ उसने क्या कहा, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दो। तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में पीएनएल ही लिख लेता हूं। ठीक है, पीएनएल का एक्सट्रैक्ट ही बनेगा सिर्फ, उसमें सेल्स है आएंगी और कॉस्ट ऑफ सेल्स आएंगी। ठीक है, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ग्रॉस प्रॉफिट। बस ये सवाल है हमारा। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट मैंने पहले एड्रेस कर दी ताकि खुली डुल्ली जगह हो हमारे पास वर्किंग्स के लिए। ठीक है, अब जिन जिन की ओपनिंग या क्लोजिंग है उनके लेजर ओपन कर लो। नहीं पता लगा हमें सर, हम कैसे ये डिसाइड करते, जैसे भाई ले आओ इधर कि आपने कहा डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री बस मुझे चाहिए, यही बोले हैं ना मैंने, डेटर चाहिए, क्रेडिटर चाहिए, इन्वेंट्री चाहिए। क्योंकि प्री पेमेंट इंश्योरेंस एक्सपेंस ने नेट प्रॉफिट वो जीपी के बाद आना होता है, फिर रेंट पेबल रेंट एक्सपेंस ने भी जीपी के बाद आना होता है, तो इसलिए ये दोनों फारिग हो गए। फिर फिक्स एसेट की डेप्रिसिएशन है, नहीं बताया उसने, प्लांट मशीनरी कोई है तो सिंपल वो भी कहाँ जाता है जी, जीपी के बाद चला जाता है। तो मेरे लिए फिर कैश और बैंक तो मैं बनाता ही हूँ साथ, आपको पता ही है डबल एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो ये डेटर क्रेडिटर इन्वेंट्री कैश और बैंक बनने थे बस। ठीक है, लेकिन मैं सारे ओपन कर रहा हूँ सिर्फ जमशेद भाई आपके लिए। ठीक है, शुरू करते हैं जी। फिक्स एसेट्स की बुक वैल्यू पर, तो यहीं से शुरू कर दें। तो वर्किंग नंबर 1, फिक्स्ड एसेट्स बुक वैल्यू 3560। ठीक है जी, ये ओपनिंग लिख लिया हमने, क्लोजिंग अभी तक तो कोई नहीं है, जो ओपनिंग है तो ओपनिंग ही लिखे। नंबर 2 इसको अभी यहाँ नहीं करते। नंबर 3 उसको भी नहीं करते। नंबर 4 बैंक को भी नहीं करते। नंबर 5 वो भी नहीं करते। नंबर 6 प्री पेमेंट्स। इंश्योरेंस एक्सपेंस, ये आपकी फरमाइश पे मैंने ओपन किए हैं, वो जरा खुले डुले वहां पे जाके खेलते हैं। ठीक है जी, ब्रॉड डाउन कितना 39। उसके बाद उसको भी छोड़ो, फिर बैंक लोन, बैंक लोन, ये लोन का इंटरेस्ट भी जीपी के बाद जाता है, इसलिए मुझे इसकी भी जरूरत नहीं पड़नी। ठीक है, खैर चलें, मैंने तो फिलहाल तरतीब के मुताबिक सारे ओपन कर ली, जैसे आपने टेस्ट में किया होना है। मैं आपका टेस्ट कर रहा हूं असल में, यानी मैं भी टेस्ट सॉल्व कर रहा हूं आपका। जैसे आपके सामने सवाल आया होगा तो आपने क्या ये सोचा था कि करना है, तो पता था ना, फॉर्मेट बनाना था, बस पूरा नहीं बनाना था, यहां तक बनाना था फॉर्मेट, उसके बाद जिन जिन की ओपनिंग क्लोजिंग में ले जाए, तो वो ये आप अब सवाल कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ठीक है जी, बैंक लोन ओपनिंग 592। और जी रेंट पेबल है तो रेंट एक्सपेंस का लेजर बन गया। ठीक है जी, कितना, ये लेजर्स भी आपने ओपन किए होंगे मीनवाइल। ठीक है, अब मेरा दिल नहीं कर रहा इनको वर्किंग देने का, बहरहाल आपने दी होंगी तो चले ठीक है, कोई बात नहीं, नंबर ही बदलेगा ना। अब आ जाते हैं अपने 3 दोस्तों के साथ, खेलकूद करते हैं। इन्वेंट्री डेटर, तो इन्वेंट्री
अब ये इन्वेंट्री का जो लेजर मैं बनाने लगा हूं, ओपनिंग क्या है जी 774, लेकिन ये मेरा मेन इन्वेंट्री का लेजर होगा, यानी इस इन्वेंट्री के लेजर को मैंने बनाना है 1 जुलाई 2012 स्टार्ट हो रहे से लेकर 30 जून 2013 तक। ठीक है, इंशाल्लाह ये बनेगा, पूरा भी होगा, टेंशन मत हुआ। आगे जी नेक्स्ट, डेटर भी इधर साथ ही बना लो, क्रेडिटर भी साथ ही बना लो। ठीक है, तो क्रेडिटर और इन्वेंट्री जरा करीब रख लेते हैं, दोनों दोस्त है ना, ये ज़्यादा पक्के। क्रेडिटर निकाल के देता है परचेज तो इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसे ही होता है ना, तो क्रेडिटर का लेजर भी हम बना लेते हैं। ठीक है जी, ओपनिंग 550, ये भी इंशाल्लाह मेरा मुकम्मल वाला, हाँ उधर कर देता हूँ, मैं सोच हो रहा थी तो मैं इतने लिखता है जी, वो मैं सोच रहा था डेटर जी, ब्रॉड डाउन 553। और तीसरा डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर ही लिख देते हैं जी 237। ठीक है जी, उसके बाद कैश है, बैंक है, और 2 वर्किंग्स जो मैंने फरमाइशी अब करनी है। तो कैश और बैंक में तो इतना रश लग नहीं रहा, वैसे यहीं पे ही बना लेते हैं। नंबर 4 कैश, ये सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि आपकी डबल एंट्री पूरी हो, वरना तो ज़रूरत इसकी भी कोई नहीं थी, ये भी पता लग जाएगा आपको। और 5वां बैंक, फिर मैं इधर बना रहा हूँ, किसी वजह से ऊपर वालों के से ज़रा अलग कर लिया इसको, बैंक की ज़रा एंट्री ज़्यादा ना आ जाए। बैंक की कितनी को एंट्रीज थी वैसे, काफ़ी हैं, मैं डरी जा रहा हूँ, तुम 3 कहता है एकदम ही। चलो ठीक है, ले जी कैश का ओपनिंग बता दें 59। शुक्र है कोई सवाल आया है ना, थेरी से जान छूटी, अब थेरी से तकरीबन जान छूटी हुई है, अब ऐसे थोड़ा थोड़ा टच करेंगे, आइए सेट के 2 एक दफ़ा पढ़ के फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर ऐसे चलते फिरते रहेंगे जी, क्योंकि पहले वॉल्यूम 1 की थेरी शेरी हमने पहले ही जो है ना फड़का दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जी। 553। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं जी, ये काम गया हो, ओपनिंग लिख लिया, क्लोजिंग बैलेंस 2 चीज़ों के गिवन है, कैश का क्लोजिंग कितना है 75 ओनली, अच्छा 75, और डेटर का क्लोजिंग 200। ठीक हो गया जी, और क्लोजिंग किसी का नहीं गिवन। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट, परचेज फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 1200। अब ये क्रेडिटर्स के अंदर 1270 रुपए की परचेजेस आ गई, उसने परचेज खुद बता दी। ठीक है ना, खामोश हो तो यही परचेज सेल क्रेडिट ही अज्यूम करते होते हैं ना जी, फिर क्रेडिटर नजर भी आ रहा है तो इसका मतलब क्रेडिट परचेजेस तो हैं, अब कैश नहीं बोली होंगी तो फिर सारी क्रेडिट, तो परचेजेस की एंट्री हुई कितनी जी, क्या है जी, ये इन्वेंट्री डेबिट, और तो यहाँ पे हमने इन्वेंट्री लिखा, दरअसल तो परचेजेस थी, लेकिन हम चूंकि इन्वेंट्री का लेजर बना लेते हैं ना जी, तो ये आज सवाल के अंदर गिवन है। ऐसे नहीं हुआ था सवाल यार, उसे कहो भाई मार्कर दे दे, वैसे हैं 3 को चेक करने वाले अभी। अच्छा जी, अब आजकल जमशेद पता है मार्कर ही नहीं मुझे निकाल के देता, नाराज है मुझसे जमशेद, यार मुझसे नाराज हो आप यार, देख लो हैं, हो सकते हो तुम नाराज, चाहे पिला दूंगा यार, पहले पढ़ते लगे, कुछ थोड़ी उम्मीद तो लगे, कम नेड़े लगन दी, फिर मैं हाजिर ना, जरा थोड़ा सा भी जरा ना मुझे तंग ना करो बस जी। अच्छा हो गई एंट्री, नेक्स्ट, ये ऐसे टेस्ट में ऐसे नहीं किया था आपने, ऐसे ही किया था, अच्छा सोल्यूशन नहीं था, अच्छा एंज कहो ना, खैर लेकिन ये जरा डिफरेंट था, मैंने कहा चलो कर लें। सुने जी, सुने सुने,
ट्रेड पेएबल ड्यू ऑन 30 नवंबर अमाउंटेड टू, यानी जिस दिन चोरी हुई है उस दिन ट्रेड रिसीवेबल्स के ट्रेड पेएबल्स कितने हैं। अब इधर देखो जरा, वर्किंग 6 ओपन हो रही है और वो वर्किंग 6 मैं जरा ओपन कर रहा हूं, जिसका डेटा दिया है मैं उस टाइम की कर रहा हूं बस, ठीक है ना। अब मेरा दिल कर रहा है, शायद कोई जरूरत ना हो, आप बाद में कर लेंगे, बाल जो भी है। मैंने एक ओपन की वर्किंग जी, और इसमें मैंने क्रेडिटर का लेजर ओपन किया है, लेकिन अब ये क्रेडिटर का 30 नवंबर 12 तक का है ये, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी, 30 नवंबर 12 पर ट्रेड पेबल्स कितने हैं, 510.2, ठीक है जी। अच्छा चलो, ये कोई एक गल कर लो फिर, मैं शक से पाता है तुसी। ट्रेड पेबल्स वर 466.6, 466.6, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, अगर क्लोजिंग ये है 30 नवंबर का, तो यकम जुलाई को ओपनिंग कितना होगा। वजह यकम जुलाई ओपनिंग तो वही है, ये मैंने जरा दोबारा बनाया है, ये पूरे साल का है, ये 5 महीने का है, बस इतनी सी बात है। यानी समझो 5वें महीने के एंड पे मैंने इसको क्लोज करना है अगर, तो ओपनिंग तो इस पीरियड का बेटा यही है ना, किसी वजह से बना दिया, बस डेटा दिया होगा, मैंने बना दिया है फिलहाल, ठीक है। ये वहां कैसे लिख दें, ये क्लोजिंग यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे क्लोजिंग आना है 30 जून 13 का, वो मेरे पास है नहीं। OIC, हाँ जी, सुनो जी सुनो। नेक्स्ट, इन्वेंट्री काउंट वाज कैरिड आउट ऑन द फॉलोइंग डे आफ्टर द बर्गलरी एंड द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वाज डिटरमिन्ड। अब ये भी इसी तरह से एक और वर्किंग ओपन हो गई 7, और इसको मैंने कहा जी ये क्या है, इन्वेंट्री का अकाउंट, और ये इन्वेंट्री का अकाउंट मैं बना रहा हूं अब यकम जुलाई 2012 से। ये इस सवाल की खसूसियत है जो किसी और में नहीं थी। तो ब्रॉड डाउन तो बेटा 774 ही था ना साल के शुरू में, लेकिन एट 30 नवंबर कैरी डाउन चोरी के बाद कितना है, 476. ठीक हो गया, डेटा खत्म। एक है कहां, 5वां। अच्छा ये मैं इधर क्यों आ गया एकदम से पता नहीं। परचेज के बाद चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक भी तो एंट्री करनी थी यार, हद हो गई जी। बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट, बेटा कैश क्यों क्रेडिट। चलो तसल्ली से देख लो, सॉरी ये मैं ना मुझे भूल गया था। चेक्स हैं चेक्स, वो आप वही MCQ वाली हरकत ना करें, सीधा ही इसको क्या कर दें, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट। कैश में क्यों लिखना जी, समझ आई बात। अगर आपने वो काम करना है जो ICAP ने किया था MCQ में, तो कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। हम तो यही कहते हैं जब चेक डिपॉजिट होना है तो डायरेक्ट किस में एंट्री करो, बैंक में। तो बैंक डेबिट, बैंक कितने, ये कितना 155, बस बैंक डेबिट डेटर्स क्रेडिट। तो ये क्या आ गया जी, बैंक, और यहां पे क्या आ गया जी, डेबिटर्स। अच्छा सॉरी जी भूल गया था मैं, जफर विड्रू 118 आउट ऑफ कैश सेल्स फॉर पर्सनल यूज, एंट्री ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। अब ड्राइंग्स कहां डेबिट करनी है, दिमाग में करें भाई, यहां पे नहीं कर सकते ना, हमारे तो बैलेंस शीट रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट कितना, तस्वीरें ड्राइंग्स, ठीक हो गया। उसके बाद वो पॉइंट जो मैं पहले पढ़ने लग गया था माजरत के साथ, ठीक है। चलो जी, तो ये सब कुछ हुआ है, और ड्यू टू डिफेक्ट इन इंश्योरेंस पॉलिसी नो इंश्योरेंस क्लेम वाज रिसीव्ड। अब मेरे ख्याल में ना पहले 30 नवंबर वाला रोला मुका लें, क्या ख्याल है। पहला He had paid 510 200 अगेंस्ट ट्रेड पेबल्स इन 5 months। तो पेमेंट कितनी की है जी इसने, 510 की। अब कहां से ले लें इस पेमेंट को, वो कह रहा है ही हैज पेड 510, तो क्रेडिटर डेबिट 510 से, मेरे ख्याल में तो बैंक से ही कर देते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्रेडिटर
कौन से वाला क्रेडिटर? ये कितना? 510.2, ठीक है जी। और बैंक क्रेडिट 510.2। तो क्रेडिटर्स को ये 9 महीने पेमेंट भी कर चुके थे। अब तो कुछ नहीं बचा। आगे कहता है, इधर देखो, ये कोई इंश्योरेंस नहीं मिली चोरी की वजह से, ठीक है ना, वो इंश्योरेंस में डिफेक्ट था, पॉलिसी में चोरी कवर्ड नहीं थी शायद, ठीक है, हमसे नहीं हो, भूल गए होंगे हम, बहरहाल जो भी था, पैसे नहीं मिले, ठीक है, तो ये निकाल लेते हैं। आगे कहता है 30 अप्रैल पे डैमेज इन्वेंट्री जो है वो हमने स्क्रैप की है, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, फिलहाल अपनी चोरी वाला मामला हल कर लें। अब सवाल हो गया ख़त्म और मेरे पास सिर्फ ये गिवन है, ठीक है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं मिलता नज़र आ रहा। तो आपके 9 महीने की इन्वेंट्री मौजूद है और ये 5 महीने की इन्वेंट्री का अकाउंट मौजूद है जी, और 5 महीने के क्रेडिटर्स भी मौजूद हैं, ठीक है। यही क्रेडिटर इन्वेंट्री ही आपको हेल्प किया करते थे। अगर आज भी आप देखें तो इस क्रेडिटर ने आपको बैलेंसिंग फिगर इधर दी है कितनी? 423.8, ठीक है। ये क्या होगा? इन्वेंट्री। आप कहोगे परचेज तो पहले भी दी हुई थी उसने, वो पूरे साल की थी, उसमें से ही ये हैं, पर ये हम अभी थोड़ी देर के लिए, मैं काट दूंगा इसको अभी थोड़ी देर में, आप कहोगे तो जरूरत नहीं है मुझे इसकी क्लोज करने के लिए, लेकिन बहरहाल वर्किंग तो थी ना, ठीक है। तो ये क्या है जी? बैलेंसिंग। अब ये 5 महीने के अकाउंट ने बताया कि इन 5 महीनों की परचेजेज ये थी, तो 5 महीने वाली इन्वेंट्री के लेजर में हमने इसको लिख लिया। अजीब सवाल है ना, अजीब सवाल, ऐसा कोई सवाल ना देखा ना सुना, इसीलिए तो दिया। ठीक हो गया। अब यहां से क्या निकल आएगा? अच्छा, कॉस्ट ऑफ सेल कितने महीनों की? 5 महीनों की। कितनी? 721.2, ठीक है जी। लेकिन एक मसला है, अगर आपने बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली, बैलेंसिंग कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली, तो फिर ये तो इधर कुछ निकाला ही नहीं आपने। ये तो आप कह रहे हैं सारी बिक गई है सारी कहां बिकी है? वो जो चोर ले गए हैं वो क्या है? इसका मतलब इस लेजर के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल बैलेंसिंग नहीं निकल सकती थी, क्योंकि ये करने की वजह से आपको जो नुकसान हुआ वो समझ आ गया। वो तो कह रहा है कितनी इन्वेंट्री चोरी हुई है वो निकालो, चोरी वाली इन्वेंट्री तो इधर निकलनी थी, तो अगर वो निकालनी है तो उसके लिए अब हमारे पास एक ही रास्ता है, कहीं ना कहीं से कॉस्ट ऑफ सेल निकाल के लानी पड़ेगी। चलो जी, ब्रेक लग गई। क्या हो सकता है? ब्रेक लग गई, ठीक है। हाय हाय, सवाल तो खत्म ही है, ठीक है। चलो एक काम कर लेते हैं, कहते हो तो मैं वो इन्वेंट्री का, वो एंट्री हो सकती है, पता है, एबनॉर्मल लॉस की, अगर आप करना चाहें तो वो एंट्री हो सकती है, अगर आप चाहें तो हो सकती है, कर दूं? चलो हो, लेकिन वो हुई बाद में, आप कहोगे नहीं पहले ये एंट्री कर दें। चलो अब देखो, ये एंट्री ठीक है, पेंडिंग है, एंड पे कर लेंगे, ठीक है। अब सवाल है खत्म। अब मुझे अल्लाह करे कहीं से सेल्स मिल जाए, तो डेटर के लेजर में आए, तो डेटर के लेजर में 4 चीजें पूरी हैं, 5वीं चीज क्या है? सेल्स ही होगी। कितनी? 15। अच्छा, कैश का लेजर बैलेंस हो रहा है, इसका क्लोजिंग इसने दिया था ना, किधर आ रहा है बैलेंस? 130। इसका मतलब इधर भी कुछ सेल्स हैं, क्या ख्याल है? वो ऐसे ही है ना। इसका मतलब हमारी टोटल सेल्स कितनी है? 1522 जमा कितना बना? 1500 लिख लेते हैं ना यहाँ पे, और 1522 वर्किंग नंबर, बताओ ना, 2 अलग अलग निकाली हैं, वर्किंग नंबर 3, बड़ा तेज सवाल था, प्लस 134 वर्किंग नंबर 4, सेल्स कितनी आ गई? 1656। अब इन सेल्स के बारे में उसने कहा था ये इवनली हुई हैं पूरा साल, यानी अगर 1656 12 महीनों की सेल है तो डिवाइडेड बाय 12 मींस 1 महीने की सेल,
इंटू 5 मीन्स पहले 5 महीनों की सेल निकल आई तो वहां से कॉस्ट ऑफ सेल निकल गई। ठीक है, हैं? हाँ 5, ये 5 है, तुम क्या समझ रहे हो? अच्छा जी, तो बेटा कॉस्ट ऑफ सेल हमने खुद निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप इधर देखिए जी। कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल रही है जी मुबारक हो। कॉस्ट ऑफ सेल्स यही निकाल दूं, जरा थोड़ा क्लोज हो रहा है बाहर। चलो इधर देखो, 1656 टोटल सेल है, डिवाइड बाय 12 इंटू 5 करें तो आंसर क्या आता है? 619। अच्छा 690। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ना, COS लिख दूं तो काम हो जाएगा मेरा। तो यार तू तो साइड तो कर लेने, तो रोड़ा पाएगा तो जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो बच्चों, वर्किंग की जगह बना रहा हूँ, फनकारियां लगा रहा हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ सेल निकलनी है 5 महीनों की, कैसे समझ आया? ये 476.6 था ना जी। लो भाई, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स टोटल 1656 डिवाइडेड बाय 12 इंटू इज इक्वल टू 690 है 9 महीनों की सेल डिवाइड, सॉरी 5 महीनों की सेल डिवाइड करो 100 से, मल्टीप्लाई 75 से, तो 5 महीनों की आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल। तो डिवाइड बाय 100 इंटू 75, आंसर 51 पॉइंट। चल भाई तू इधर आ जाओ उस्ताद। 476 पॉइंट कितना था? 6। ठीक है जी, तेरा लेजर यूं लंबा हो गया माजरत के साथ। अब अगर तो ये बैलेंस हो गया तो कोई चोरी नहीं हुई, सिर्फ वो शटर फाड़ के गए सी, और अगर ना हुआ तो फिर चोरी है जी। तो ये क्या आ गया जी? इन्वेंट्री स्टोलन, स्टोलन इन्वेंट्री। ये बच्चों PNL है, नॉर्मल लॉस है। ठीक है ना, PNL के अंदर जो जाता है, तो ये हमने बैलेंसिंग निकाला है यहाँ पे जी। मैं लिख देता हूँ अब नॉर्मल लॉस, ये भी क्या है जी? 7 नहीं, एक ही हो सकता, 65 कैसे हो सकता है? एक डेसिमल में चल रहे हैं तो हाँ 7 ही लिखा हुआ है। इसकी एंट्री क्या होती है जी? इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री क्या होती है? इसकी एंट्री क्या होती है? स्टोलन इन्वेंट्री की एंट्री होगी, स्टोलन इन्वेंट्री हमने निकाल तो ली है, इसकी एंट्री होगी PNL डेबिट 203.7 और इन्वेंट्री का अकाउंट क्रेडिट 203. अब PNL बना नहीं रहा था इसलिए दिमाग में जरा एंट्री करा रहा हूं। ये देखो PNL डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। आप कहोगे ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये दो बार एंट्री हुई? भाई नहीं, ये हमारा असल अकाउंट है, ये तो हमने सिर्फ बनाया था वो निकालने के लिए कि कितनी इन्वेंट्री चोरी हुई। जब ये निकल आई, अब इसकी कोई जरूरत हमें नहीं रही। लेकिन चूंकि हमारी रिक्वायरमेंट में पूरा नहीं काट रहा इसको, मैं यहां पे उसी वर्किंग का रेफरेंस दूंगा और यहां पे लिखूंगा ₹203700। ऐसा ही है? सही है। और ये एंट्री डबल अप करा दो, PNL डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये क्या है जी? स्टोलन इन्वेंट्री PNL में चली गई यहां से। ठीक है, इसको बनाया ये निकालने के लिए, जब निकल आया अब ये फारेग। अब हम नॉर्मल हो गए अपने सवाल। ठीक है, नेक्स्ट। अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अभी उसने क्या कहा है, इधर क्लोजिंग इन्वेंट्री भी निकाल दो। वो बैलेंसिंग निकलनी है क्योंकि आज उसने हमें बताई नहीं है। अब यहां पर वैसे तो बैलेंसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेल आराम से निकल सकती है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी सेल से हमने निकालनी सीख ली थी। सेल टोटल कितनी है? 1656। अब ये टोटल सेल पूरे साल की है, डिवाइड बाय 100 इंटू जी 12, इसकी एंट्री इधर आ जाएगी 1242। वर्किंग नंबर 1 में आपने निकाल कर दिखाया एग्जाम में, जीपी भी निकल आया, जीपी भी निकल आया 414। लेकिन अभी एक चीज रह गई है बस, वो क्या है? अब इसको बैलेंसिंग निकाल लेते, अगर
ये ना हुआ, यानी एक और लॉस भी है। ये क्या है? डिफेक्टिव इन्वेंट्री है, कॉस्टिंग इन्वेंट्री डैमेज हो गई है, ठीक है। तो 60 की इन्वेंट्री डैमेज हो गई। क्या एंट्री सिखाई हुई है इसकी? क्या एंट्री सिखाई हुई है इसकी जी? इन्वेंट्री क्रेडिट करोगे कितने से? 60 से। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है या कैश है? क्लेम रिसीवेबल ही है जी। कितना? 42। तो बाकी पीएनएल में क्या आ जाएगा जी? अब बल्कि इसकी भी एंट्री यही कर देता हूं मैं। ये क्या है जी? डैमेज इन्वेंट्री स्क्रैप, बोलो। तो डैमेज्ड इन्वेंट्री जो आपने स्क्रैप की है उसकी एंट्री क्या बनी? उसकी एंट्री बनी इंश्योरेंस, उन्होंने एग्री किया है ना अभी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल कितने से? 42। और इन्वेंट्री तो गई है हमारी कितनी कॉस्ट की? 60 की। तो बाकी कितना? 18 से पीएनएल डेबिट। अब एंट्री बनी इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बैलेंस शीट में डेबिट। मैंने कैश में इसलिए नहीं लिया तो क्या कह रहा है? कंपनी एग्रीड टू पे, अभी पे नहीं किया, और पे किया तो दूसरी समझ नहीं हो सकती थी कि बैंक में आ गया, मैं कैश में क्यों लेता ऐसे काम का, चंगा भला सवाल हो रहा है, है ना। अभी एग्री टू पे, तो बैलेंस शीट में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, पीएनएल में लॉस, इसके नीचे डेबिट में जरूरत नहीं थी, और इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से? 60 से। अब ये क्या है जी? ये डैमेज इन्वेंट्री है, ये स्टोलन नहीं है, ये डैमेज्ड है। तो ये भी अब नॉर्मल लॉस है, ये कहाँ जाएगा? ये सवाल में गिवन था, इसका कुछ भी नहीं करना था। और बैलेंसिंग फिगर क्या आ गई? 0.3। तो 538,300, इसको रेफर कर दो वर्किंग नंबर 1। सवाल खत्म। इधर देखो, इधर देखो, कोई जरूरत पड़ी इसकी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से? तो ये मैंने आपके लिए बनाए थे, ये भी मैंने आपके लिए बनाया था। कैश की मुझे जरूरत थी, क्योंकि अब और क्या डेबिट क्या, क्लोजिंग निकाल भी लो तो क्या फायदा? अगर कहो कि बस यही था तो क्लोजिंग निकाल भी लो तो क्या फायदा? मैंने को बैलेंस शीट तो बनानी नहीं है। तो मुझे जरूरत सिर्फ थी इन लेजर्स की, इन्वेंट्री, क्रेडिटर, डेटर और कैश की। इसका क्लोजिंग नहीं ना गिवन, क्लोजिंग गिवन होता तो फिर मैं बैलेंस कर भी सकता था, उसने बताया ही नहीं, उसकी जरूरत नहीं थी। जिसका क्लोजिंग दिया उसको बैलेंस करके हमने देख भी लिया, ठीक है। ये सवाल है जी आपका। तो जरा सिंगल एंट्री भी रिवाइज हो गया, चलो ठीक है। भूल सा रहा था, है ना? ऐसे मजे का सवाल था ना। अच्छा, अब ये इतना मुश्किल सवाल नहीं, ऐसा कोई सवाल भी नहीं देखा हुआ आपने, लेकिन कितने बच्चों ने टेस्ट में फिर भी इस तरह से कुछ कर लिया था, थोड़ा बहुत, आधे से ज्यादा सही फिर भी हो गया था यार। वैसे कमाल करते हो आप लोग। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग, मेरा था कि सारे मुंह के बल गिरेंगे इस पे। आ जाओ इधर। ओके है मेरी तरफ से, आपका कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं जी। स्टूडेंट जी, क्रेडिटर को भी कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। क्रेडिटर का लेजर में कितना बैंक में पे किया? कैश में तो किया नहीं है, कितना किया पे? बताया हुआ है? नहीं, 5 महीने का बताया है ना, अगला नहीं बताया। तो क्लोजिंग कितना है? मुझे नहीं पता, मुझे इसकी जरूरत भी नहीं थी ना, मैं बैलेंस शीट ना बनानी, वरना वो डेटा उस हिसाब से देता, तो ये भी रह गया, यानी कि मुझे इसकी भी जरूरत नहीं थी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लो जी, अब इस वॉल्यूम 2 में रह गया है सिर्फ IAS 8, जिसका जनाबे मन वाव 2-3 मन आप लोगों ने सवाल करके आना था, बार्ड लिमिटेड। तो हाँ, थ्योरी पढ़ ली है तुमने सारी हैं यार? किस किस ने खुद से पढ़ी थ्योरी है? माशाल्लाह, 1 2 और बताएं। कसम से ऐसे दिल जीत लेते हैं कुछ बच्चे ना, पढ़ी ऐसे, या वैसे दिल जीतने के लिए हाथ खड़ा किया? IAS 8 की खुद से पढ़ ली? नहीं, मतलब IAS 8 वाली पढ़ ली ना यार? कमाल कमाल कमाल, ऐसे होने चाहिए बच्चे, ऐसे होने चाहिए, ऐसे। ऑनलाइन वालों, इधर ऑनलाइन वाला बच्चा बैठा हुआ, पता क्या कह रहा है? हम ऑनलाइन वाले हम पढ़ लेते हैं, ऐसे ही है। चलो जी, आ जाओ, IAS 8 को खत्म करें, उसके बाद फिर कुछ नहीं बचना इंशाल्लाह, ठीक है। ब्रेक चाहिए? थोड़ी सी थ्योरी पढ़ा के ब्रेक, ठीक है।
ब्रेक करते हैं इंशाल्लाह। हम अभी 10-15 मिनट 10-12 मिनट ब्रेक करते हैं, 10-12 मिनट की, और फिर जोहर तक पढ़ के फिर जोहर की ब्रेक कर लेंगे, ठीक है? ओके। अच्छा यार, ज़रा ना ब्रेक से पहले, थियरी से भी पहले, ज़रा आपको मैं बता दूं कि ये इस चैप्टर की सफाई देखकर सफाई के नंबर नहीं दे देने। असल में इस वक्त वो किताब आई नहीं थी, तो हमने इसको हैंड आउट में किया था। तो ज़रा पेज नंबर 609 ओपन करें। अच्छा ही हो गया वैसे, ये चैप्टर साफ सुथरा है, यानी जब रिवीजन करने लगेंगे तो फ्रेश सवाल लगेगा बिल्कुल। जो रिवीजन में क्वेश्चन मैंने डाले हैं, इसमें भी क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा मिलेंगे आपको रिवीजन प्लान में। आई थिंक मैं अभी यहाँ पे पहुँचा नहीं हूँ। ये शायद थोड़े से अभी इसको सेटिंग कर लें। अभी मैं इसको देखूंगा IS8 को, नहीं मैंने आई थिंक देख लिया। बहरहाल इसमें भी जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं मैंने दिए हुए हैं, फिर भी कुछ एडिशनल है, सभी तो मेरे पास ही है ना प्लान। तो इसमें फिर ज़रा तसल्ली कर लें। ये मैंने 9वां सवाल आपको करवाया हुआ है। अगर आप कहीं पे मुकरे ना, तो मेरे पास वो हैंड आउट भी है, ये मत समझना कि वो हैंड आउट है नहीं। यार हैंड आउट कहाँ है? हुन मुकर जाओ है। अच्छा, ये वो पिछले वाला ओपन हुआ, मैं भी कहूँ हैंड आउट ये। तो अगर कोई कहेगा ना जी, तो ये ऐसे हो जाना फिर, ठीक है? ये सारे सवाल मेरे पास यहाँ पे हैं। अब मुझे तो वो याद है, आपको भी याद होगी इंशाल्लाह। पाक ओशन लिमिटेड, एक छोटी सी एडजस्टमेंट थी फिर सिर्फ, डेप्रीसिएशन 1 साल की गलत हुई, अगले साल में सही कर दी। हमने कहा उससे निकालो और वापस दूसरे में डाल दो, बस और कुछ नहीं। सुप्रीम सीमेंट कंपनी, शायद ये टेस्ट में चला गया था और फिर डिस्कस हुआ था, मैं करवा चुका हूं। जाहिदी, मुर्शिदी, कैयाल, आप खुद बताएंगे इंशाल्लाह। क़यामत खुद बताएगी क़यामत क्यों जरूरी थी। मार्वलस, यानी हम सारा कुछ ही कर चुके हैं, पता नहीं था। आसिफ इंजीनियरिंग, मजे का सवाल था, डिफरेंट था थोड़ा, ठीक है? तो आज अभी जब थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, तो ये वाली बातें होंगी। आसिफ इंजीनियरिंग में पहले एक चीज को एक्सपेंस आउट करते थे, अब कैपिटलाइज कर देंगे, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन पॉलिसी। आज पढ़ाना है, करवा पहले दिया था असल में, ठीक है ना? वहां पे 3 ऑप्शन, 3 चीजें आती हैं अकाउंटिंग पॉलिसी के चेंज के अंदर, रिकग्निशन से रिलेटेड, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड, ठीक है, मेजरमेंट से रिलेटेड, ये 3 ही चीजें हैं। तो ये रिकग्निशन से रिलेटेड पॉलिसी चेंज है कि कोई चीज एक्सपेंस आउट करते थे, अब कैपिटलाइज करनी शुरू कर दी। पढ़ाना है अभी, यानी थ्योरी में पढ़ाना है, न्यूमेरिकली कर चुके थे ये। अब आप कहोगे ये कैसे ओके है भाई? ये मोहानी वाला सवाल था, जिसमें पहली बार हमने देखा था कि इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट वाला हम जो है वो चेंज इन इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट की साथ हिसाब से लेते हैं, ठीक है? उसके बाद सुभान अल्लाह, वंडर लिमिटेड, तो सबसे पहला क्वेश्चन बैंक का सवाल था। तो क्वेश्चन बैंक का तो एक भी सवाल हमने नहीं छोड़ा। पता नहीं, मैं भी इसको छोड़ता हूँ, कोई 1-2 सवाल छोड़ूं, शायद वो ना छोड़ूं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ अपने रिस्क असेसमेंट के हिसाब से मैंने अपने जो है ना वो रिवीजन प्लान को बनाया होता है, और अल्लाह खैर करेंगे, आपने इससे ज़्यादा नहीं करना। मैं बार बार बोलता हूँ, रिवीजन प्लान से ज़्यादा नहीं करना। बेहतर क्या है कि 3 रिवीजन हो जाएं पर्चे से पहले, ठीक है? अब जो सवाल नहीं किया हुआ कभी भी, ना मैंने कराया ना होमवर्क में किया, वो क्यों पढ़े हैं किताब में? भाई कोई रिपीटर्स भी होते हैं जिनको दिल करता है कि नए सवाल करें, वो भी ड्यूरिंग सेशन करते आए होंगे। आपने कोई नया सवाल अब इन दिनों में नहीं करना, कोई ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह मोर देन इनफ है, जितना आपको करवा दिया है ऑलरेडी, हमने बहुत काम किया है। वो बेटा 2.25 घंटे ऑन एवरेज आप पढ़ते आए हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों का फीडबैक आया, उन्होंने अखीर की हुई थी इस पर। फिजिकल वाले तो बेचारे बैठे हैं ना, मतलब अखीर वाले वो कहते हैं कि जी टाइम को घट कर दो। टाइम घट क्यों कर दें? अच्छे से पढ़ना हो तो टाइम तो बढ़ाना पड़ता है ना। तो हमने अच्छे से पढ़ा, ऑलरेडी हमने बहुत ज़्यादा काम किया होगा, आपने बस इसको भूलना नहीं। तो रिवीजन वाले सवाल जो हैं, बस उनके लिए एक मैंने जो टिप दी है वो क्या है कि आपने कोशिश करनी है उनको एक सिटिंग में करें, मार्क्स इंटू 1.8 करके करें, सोल्यूशन देखे बगैर करें। ये 3 काम आपने कर लिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कोई मसला नहीं है। पर्चा तो वैसे भी आप पर्चा देखते जाओगे, आप कहते जाओगे यार ये सब हमने पढ़ा हुआ है। इंशाअल्लाह 90% से ऊपर, क्योंकि मसला ये, मैं 10% भी इसलिए कह रहा हूँ कि एहतियात चंगी होती है, केड़ा पता लगता है।
मैं बात कर लूँ फिर हाथ खड़ा, मैंने देख लिया बेटा, तो 90% से ऊपर भी सही हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सही, लेकिन एहतियातन मैं कह दिया करता हूँ 90%। उसकी वजह क्या है, सिलेबस की बाउंड्रीज हमने हमारे सामने थी, हमने उसमें सारा कुछ ही कर लिया। जब कुछ छोड़ के ही जाएंगे तो पर्चे में क्यों बाहर से कुछ चीज़ आएगी। ब्लड से 5-10 नंबर की, 5-7 नंबर की आ भी जाती है, तो ये बहुत मुश्किल ऐसा हो, तो फिर भी बाकी 93, 94, 95 नंबर होंगे ना। तो मसला कहाँ पे आता है, आप वहाँ पे जाके परेशान होते हैं। तो 3 काम आपको बोले, मार्क्स इंटू 1.8 विदाउट लुकिंग एट सोल्यूशन, और फिर सोल्यूशन देख के 70-80% ठीक है तो बस ठीक, आगे चलें, दोबारा नहीं करना। और सबसे अहम बात, डरना नहीं, डरना नहीं है। पर्चे से पहले फेल नहीं होना, कुछ नहीं होता। यकीन करें जो फेल हो गए कभी उनसे पूछना, कोई दुनिया नहीं उनकी बदल जाती होती। वैसे ये डर के फेल होते हैं आप लोग, आप होंगे नहीं फेल, लेकिन डरने से आधा फेलियर आ जाता है। डरना नहीं है, दिलेरी से जाके लड़ना है, कुछ भी नहीं होता, ये जिंदगी का एंड नहीं है, छोटी सी दुनिया की डिग्री है, ठीक है। तो इतने बड़े बड़े मसाइल मरने के बाद आ रहे हैं, कभी उसके बारे में इतनी टेंशन तो ली हमने, तो कोई नहीं है, रिलैक्स रह के पर्चा देना, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। जी भाई फरमाइए। वो ऐसे करे कि एक मॉक से पहले करे, एक मौत के बाद, मॉक आई वॉज जस्ट जोकिंग, एक मॉक से पहले करें, मॉक दें सारे तरतीब से ना। आप 3 पर्चे दे रहे हो तो तीनों को आपने टिका के करना है। मॉक विल बी अराउंड 15-16, मतलब जब भी मिड बन रहा होगा तो वो आई कैप की डेट शीट के हिसाब से ही मॉक भी होगा। तो अगर कोई पहला पर्चा एफएआर का लेट से आता है तो फिर वो आई कैप में भी पहला ही आना है, ऐसे ही जो इधर आखिरी आएगा उधर, तो तरतीब वही होगी। तो आपके पास 2 विंडोज बचाने के लिए दरमियान में मॉक रखा जाता है कि आप एक फुल रिवीजन करें। मैंने तो कोशिश की है कि आपकी रिवीजन भी मैं खुद ही करा दूं। वॉल्यूम 2 प्रॉब्लमैटिक चीजें थी, जो गले पड़ने वाली चीजें थी, उनको मैंने बहुत आखिरी 1.5-2 महीने में रगड़ा लगाया है। आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। वॉल्यूम 2 सारा आपने अगर नियत करके बैठे ना तो 3 दिन भी, मैं ज्यादा बता रहा हूँ, बहरहाल 3 से 4 दिन में आप इसको लपेट दें साइड पे। तो वॉल्यूम 1 पे 3-4 दिन नहीं तो 5-6 दिन लग जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। तो मॉक से पहले एक अच्छी फुल फ्लेज रिवीजन करके मॉक दीजिए। मॉक सीरियसली देना है, बिल्कुल पर्चा आई का समझ कर देना है, ठीक है। कोशिश भी यही होती है कि उस जैसा ही बने, यानी कि उस तरह से बैलेंस हो, 30% आसान, 30 मुश्किल, 30 बहुत मुश्किल, लेकिन कभी कभी मुझसे ज़्यादा मुश्किल भी बन जाता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि ये आई कैप जैसा हो। उसके बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशन होगी वो भी उसके अंदर होगी कि यार इस तरह से है। पूरा मॉक दे लिया, उसके बाद मॉक खत्म होते ही फिर रिवीजन शुरू करें। आप 3 पर्चे नॉर्मली, 4 वाला कोई है हाथ खड़ा करें, 4 वाले, ठीक है। ये 4 वाले जो होते हैं ना, ये जो खुदकुश होते हैं, ठीक है, इनको पता है कि हम खुदकुश हैं, इन्होंने खुद ही मैनेज करना है 4 को भी। बाकी नॉर्मली 3 वाले हाथ खड़ा करें, 3 वाले। अच्छा कोई 2 वाले भी हैं? 2 और 1 वालों को क्लास से निकाल देना चाहिए। ये 6 में तुम लोगों को 20 साल का मंसूबा है यार, 3 पर्चों से कम मत दिया करो आगे के लिए, याद रखना जिंदगी में 3 से कम कभी पर्चे नहीं देने, ओके। ये तो ऑप्टिमाइज ही नहीं कर रहे आप अपनी एफर्ट्स को। अच्छा भाई, तो फिर 3 पर्चे नॉर्मली ऑन एवरेज हैं, 4 वाले उसमें दाखिल हैं, वो बस अपनी मेहनत को, मतलब ये कि अगर एक बच्चा 3 पर्चे वाला 12 घंटे पढ़ रहा है तो 4 वाला जो है वही 14 से 15 घंटे पढ़ रहा होगा, उसने अपनी एफर्ट ही बढ़ानी होती है। बाकी ये सब चीजें उस वैसे ही चलनी है। तो मॉक के फौरन बाद आपने एक और रिवीजन करनी है। अब नेचुरल ये है कि जो भी पर्चा पहला होता है उसके 2-3 दिन पहले आपको हर चीज समझ आना बंद हो जाती है। मिसाल के तौर पे आपने लॉ टैक्स R1 रखा हुआ है, अब एफएआर जो है, जब 2 तारीख को पर्चा है ना, ठीक है, तो आपका 28 का महीना है ये, ओह माय गॉड बड़े मसाइल हैं, शुक्र है जान छूट रही है। तो 28 तारीख को अगर आप मिसाल के तौर पे बैठकर टैक्स पढ़ना चाहेंगे तो ना खुदा ही मिलेगा ना विसाले सनम। टैक्स उन समझ नहीं आना, टेंशन तो, और R1 की टेंशन वैसे ले डूबेगी। तो कम अज कम भी आप 2 और आइडियली 3 दिन पहले आपने दूसरी रिवीजन मुकम्मल करनी है। ये 1 महीना भूल जाओ जिंदगी में कोई चीज है, बस नमाज मस्जिद में जाके पढ़ते रहो, आप अजानों के साथ पढ़ते रहो। नमाज पढ़ना हो असर से मगरिब, फिर भी आपका टाइम है, आप जरूर ग्राउंड में चले जाएं। कोई खेलने वाला नहीं तो खेलने वालों को देख आना, लेकिन उसके अलावा इफेक्टिवली 12 से 14 घंटे आपने पढ़ाई के निकालने हैं, ठीक है। उसके अंदर फिर आप इंशाल्लाह ये कर लोगे। इफेक्टिव का मतलब पूरा ध्यान पढ़ाई पे रखना है। तो एक रिवीजन पहले हो जाएगी, मॉक के बाद एक रिवीजन होगी। 2 से 3 दिन, आइडियली 3, कम अज कम 2 दिन आपने पेपर से पहले बाकी सब छोड़ देना, क्योंकि कुछ करेंगे भी से तो समझ नहीं आएगी। अब मैं खुश इसलिए हूँ कि पहले मेरा पर्चा एंड पे होता था, अब ये स्टार्ट में आ गया है। इंशाल्लाह इसके रिजल्ट इसलिए भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा कि फ्रेश ही है, पर्चा दे लोगे, ठीक है ना। तो उसमें फिर आपने तीसरी रिवीजन करनी है उन 2 दिनों में।
उसमें फिर आपने ये नहीं करना कि सारे रिवीजन प्लान के सवाल करो, 2 दिन में मुमकिन नहीं है। 2 रिवीजन में सारे सवाल किए थे ना, तो तीसरी रिवीजन के अंदर आपने 10 सवाल है तो 2 कर लेने हैं जो आपको लगता था कि अच्छे हैं, और बाकी आपने ऐसे देखने हैं, सवाल देखा, अब दिमाग में इसकी रिसर्च करके आंसर देख लिया। ये आप उस दिन कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ठीक है, इस तरह से आपने तीसरी रिवीजन करनी है। अल्लाह ने चाहा तो पास हो जाएंगे, क्योंकि आपने कुछ छोड़ा नहीं है। ठीक है, अब आगे आपने फेल होने की कोशिश करनी है। मतलब अगर आप कोशिश करके फेल हो तो ये अलग बात है, वो कोशिश आप इस 1 महीने में कर सकते हैं ना पढ़ के। हॉस्टल वाले घरों को जा रहे हैं जी, जाना है, आज डिसाइड कर लो ये जाना है, बस फिर मर जाना है, वापस नहीं आना पर्चे से पहले। ठीक है ना, मतलब पता है क्या है, पहले 2 को दिन ना टेम्पो नहीं बनता पढ़ाई में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा है और अभी भी कह के भेजूंगा कि रिवर्स ऑर्डर में शुरू करना है रिवीजन को, क्योंकि अभी ताज़ा किए हुए हैं ना, ये तेजी से होते जाएंगे और कॉन्फिडेंस बनता जाएगा। एंड बताता हूँ प्लानर भी कैसे बनाना है, 1 दिन आगे करके बनाना है। तो ये सारी चीजें थोड़ा बकअप करती हैं बंदे को, क्योंकि आपने 2 को दिन बैठना है, सही पढ़ाई नहीं होनी। आप घर गए, 2 को दिन वैसे लगते हैं टेम्पो बनते हुए, पढ़ाई नहीं हो रही, चलो वापस हॉस्टल आ गए। अब यहां पहुंचे, यहां पे पहुंच के फिर आपको 2 को दिन लगे, टेम्पो बनते हुए लगते हैं, इधर पढ़ाई नहीं हो रही, चलो फिर घर। अब वो रोलिंग स्टोन इधर उधर नहीं, जो डिसीजन है वो आपने आज लेना है और उस पर जमना है। ठीक है, जिनके घर में 1 कमरा उनको मिल सकता है, 1 कमरा अलग मिल सकता है जिसमें उनको पढ़ाई करते हुए कोई तंग नहीं करता, तो लाजमी घर चले जाएं। रोटी कपड़े मकान की कोई टेंशन नहीं होती, घर वालों से ज्यादा अंडरस्टैंड आपको कोई नहीं करेगा, आपकी परेशानी को, आपकी ज़रूरत को। घर जाएं, जो आउट स्टेशन वाले उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब ये फिर आपने देखना है बेटा, ये आखिरी महीने के अंदर फिर अल्लाह आपको सेहत से रखे, थोड़ा सदका करते रहना है अपनी ताकत के मुताबिक। सदका को ज़रूरी तो नहीं लाख रुपया करना है, जिसकी जेब में लाख रुपया है उसने 10,000 सदका किया, जिसकी जेब में 10,000 है उसने 1,000 सदका किया, जिसकी जेब में 1,000 है उसने 100 सदका किया, जिसकी जेब में 100 है उसने 10 रुपये सदका किया। सबका सवाब बराबर है, अपनी ताकत के हिसाब से करना है ना, अपने लिए सदका करते रहना है, करते रहना है। ठीक है, अल्लाह आपको सेहत से रखे, अल्लाह परेशानियों से बचाए। बस आखिरी महीने में आपने ना पढ़ के खुद ही फेल होना है, वरना कोई और वजह नहीं होगी। तो अब आप आगे देख लीजिएगा, वापस आ जाएं। अब IS 8 पास पेपर पफर लिमिटेड ये मैंने अभी कराना है, मेरा दिल है कि ये मैं करा दूं। ठीक है, इसमें है क्या देख लेते हैं। ये एडजस्टमेंट है, की हुई हैं। आप में से किसी ने किया ये? नहीं किया हो गया था आसानी से। चलो एक बार जरा रिवीजन चल रही है ना आज, थोड़ा सा है, थोड़ा जी। बार्ड लिमिटेड, ओ कितने बच्चों ने किया? ये आपको दोबारा ऊंचे हाथ खड़े करें, ऊंचे। मैं खुश आंखें ठंडी करना चाह रहा हूं इनको देखकर। ये कैसे माशाल्लाह बाबरकत लोग हैं माशाल्लाह हैं। अल्लाह बाकियों को भी तौफीक दे, अल्लाह उनको भी इसमें शामिल करे। पास तो सब नहीं हो जाना है, बस उनको जरा जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा। इन्होंने अपना काम बढ़ा लिया 2 घंटे से खामखा, हैं जी। तो लेक्चर नंबर 105 का पार्ट बी था। जैसे इस दफा आप लोगों को नहीं कराया मैंने वो IS 8 का सवाल, अगली बारी वाला ने नहीं कराना, मैं उनको कुछ नया करा दूंगा, उनको पार्ट बी दे दूंगा। ठीक है, तो ये चलता रहता है काम। ठीक है, पार्ट बी आपने किया, बहुत अच्छा किया। पफर ये पहले ही कर लिया था। रोमन मुझे पता कर लिया था। फिर चांद लिमिटेड, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं इसमें, उल्टा ये मैंने कहा था रहने दो। आई थिंक ये भी कर लिया था असल में ना, इस जैसा ही था वो काशिफ इंजीनियरिंग। चलो खैर, अच्छा कर लिया था। तो अब इनमें से मैं कोई एक रखूंगा रिवीजन प्लान में, या काशिफ इंजीनियरिंग रखूंगा या फखर रखूंगा, दोनों जो एक जैसे। ये सिर्फ फर्क होता है रिवीजन प्लान के अंदर। आपने तो ये भी कर दिया था यार, और तो और ये नहीं किया। ओके, नोट बनाना था, नोट। ठीक है, कोई पता नहीं है, मैं थोड़ी जी गल ऐसे भी कर ली। एनीवेज, ये 1 मिनट बात की है नहीं की है इस पे, हैं डिस्कस नहीं ना हुआ। चलो कर लेंगे इसको भी डिस्कस। नॉट ओके, चले। अच्छा जी, अब ब्रेक से पहले थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। पहले क्या चल रहा था
पहले भाई वो वसीयतें चल रही थी, मरने से पहले करता है ना बंदा वसीयत, जुदा होने से पहले। तो आप लोगों को जुदा होने से पहले वसीयतें चल रही हैं अब मेरी। जी बिल्कुल, वो तो एंड पे होना है, असर से पहले इंशाल्लाह। अगर असर तक काम खत्म होता नजर आ रहा तो असर से पहले आपको बताऊंगा पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अपनी तरफ से मशवरा दूंगा भाई, जो मुझे जो सही लगेगा, जो मेरे तजर्बे के हिसाब से। बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, अपनी मर्जी से भी चल सकते हैं, लेकिन मैं अपने मुताबिक जो कुछ देखो, उस्ताद की तबीयत ये नहीं होती कि उसने कुछ छुपाना है। मेरे आप शागिर्द हो ना सारे, तो मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर वाला सारा कुछ इधर मुंतकिल हो जाए, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है ना। लेकिन अब वो टाइम है, उनकी चीज, टाइम कंस्ट्रेंट्स तो होते ही हैं भाई। क्या हो गया, घंटे की क्लास 1.5 घंटा हो गया, ओ माय गॉड। चलो फिर कुछ तो मैंने जो बोला था वो तो कर लेना, पहला सफा पढ़ लेते हैं। आइए, सेट अप्लाई होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करने के लिए और उसको अप्लाई करने के लिए। आगे जाके बताएगा सेलेक्ट करना है और अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली। सेलेक्ट करते हुए इसको आगे सेट कहता है सिलेक्ट करो देखते हुए मुनासिब पॉलिसी, और फिर उसको अप्लाई करना है कंसिस्टेंटली, ये आगे बताता है। ये अप्लाई होता है इन अकाउंटिंग फॉर चेंज इन पॉलिसी। चेंज इन पॉलिसी को भी ये देखता है। अकाउंटिंग फॉर चेंज इन एस्टीमेट, अकाउंटिंग फॉर करेक्शन ऑफ, तो यही तो हमने पढ़ा था, ठीक है। डेफिनेशन, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन किसको कहते हैं? पॉलिसी को अगर रिट्रोस्पेक्टिवली लेकर आना है तो उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, छोटा सा पॉइंट है कि पॉलिसी को रिट्रोस्पेक्टिवली लाना है तो उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। और अगर एरर को आपने रिट्रोस्पेक्टिवली लाना है सही करके तो उसको कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट। अब यहां पे लिखा हुआ है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इज applying a new policy to transaction, other events and conditions in as if that policy had always been applicable, हमेशा से थी। और correcting recognition, measurement or disclosure of amount of element as if prior period error had never occurred, जहां से चला था वहां से सही करके लाते हैं। अब जहां का मतलब है जहां तक जा सको। जहां तक जा सको का मतलब क्या है कि कहां लिखा हुआ था, यहीं पे लिखा हुआ है खैर, कि आप जहां तक प्रैक्टिकेबल हो वहां तक जाओ, ठीक है। इफ इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, अगर ऐसा करना प्रैक्टिकेबल नहीं है तो क्या कर लो, एंटिटी को कहते हैं जी, मैंने ये भी जुबानी बताया था आपको कि आपने 5 साल से आप फाइफो यूज करते आ रहे थे, आपने एफको पे जाना है। अब 5 नहीं हो रहा, 6 साल का तो डाटा आपसे टैक्स वाले रखवाते हैं ना, है। 10 साल से आप फाइफो यूज करते आ रहे थे और अब आपको क्या करना पड़ गया, एफको। अब आपने कहा 6 साल से पुराना तो डाटा हमारे पास है ही नहीं, अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है 6 साल से कर लो रीस्टेट, 6 साल तक तो जा सकते हो ना, कर लो, ठीक है। अहमद ने कहा ओ सर जी मैं 3 साल पहले शिफ्टिंग की थी और फिर वो जो है ना सारा डाटा हमारा जो है वो गिर गया था कहीं पे नहर में, ठीक है। तो वो 3 साल पहले शिफ्टिंग की थी, अब हमारे पास 3 साल का ही डेटा है, एक्सीडेंट हो गया। हमने कहा चलो 3 साल तक चले जाओ। भाई क्या नाम है आपका? भाई वसीम ने कहा जी हमारे तो वो स्टोर के अंदर जहाँ हमने रिकॉर्ड्स कीप किए हुए थे, हो जाता है ना आजकल तो पता ही आपको, रिकॉर्ड्स जल जाते हैं, आग लग गई थी और रिकॉर्ड जल गए थे, तो हमारे पास सिर्फ पिछले साल का। हमने कहा तुम पिछले साल तक चले जाओ, और अगर यही आग पिछले साल तक सारा डेटा ले गई है, इस साल का ही डेटा सिर्फ रह गया, तो फिर तो जहां तक अप्लाइंग रिक्वायरमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल व्हेन एंटिटी कैन नॉट अप्लाई इट आफ्टर मेकिंग एवरी रीजनेबल, तो वो कहता है जहां तक जा सको जाओ, ठीक है ना। रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट या रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करते हो, ओके। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कैसे कहते हैं जी, जिसको चेंज इन एस्टीमेट में करते थे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी या रिकॉर्डिंग इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट, अगर आपने सिर्फ अप्लाई किया है आफ्टर डेट एट विच पॉलिसी इज चेंज, ठीक है। न्यू पॉलिसी, न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी ट्रांजैक्शन, अदर इवेंट्स एंड कंडीशंस, अप्लाइंग न्यू पॉलिसी फॉर आफ्टर डेट ऑफ पॉलिसी चेंज, यानी वापस नहीं गए, या रिकॉग्नाइजिंग द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टीमेट इन करंट एंड फ्यूचर पीरियड, इसको क्या कहते हैं जी, प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। यहां पे भी यही लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टिव करंट प्लस फ्यूचर, रिट्रोस्पेक्टिव पास्ट करंट फ्यूचर, पास्ट करंट फ्यूचर, चाहे वो एप्लीकेशन हो चाहे वो रीस्टेटमेंट, ठीक है।
कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में आपको पढ़ा चुका हूं IS 1 में, या यहां पढ़ा देता तो IS 1 में टिक करना था। IS 1 में पढ़ लिया, यही जुमला एज इट इज लिखा हुआ है, जाके देख लो, तो आप फिर IS 8 वाली बात, IS 1 से ही लेके इसने लिखा हुआ है कि क्या करो, 2 साल की P&L, 2 साल की बैलेंस शीट, 2 साल की चेन इक्विटी बनाओ और फिर एक एडिशनल बैलेंस शीट बनाओ, यहां पर वो लिखा हुआ, ठीक है, एडिशनल थर्ड बैलेंस शीट, वही वाली बात, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसको बेशक पढ़ लीजिएगा, तसल्ली नहीं है तो। अब आगे इनको अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया गया है और एग्जांपल्स हैं, इन पे मुझे 10 से 15 मिनट लगेंगे इन पे, इस थ्योरी के ऊपर, और ज़्यादा टाइम नहीं लगना, ठीक है, 10 से 15 मिनट। अब एक छोटी सी ब्रेक और कर लें, ज़िंदगी रही तो 10 मिनट में दोबारा मुलाकात होती है इंशाल्लाह।